हेलो मेरे 10वीं के शक्तिमानों, और कैसे चल रही है आप लोगों की बोर्ड्स की प्रिपरेशन। होप सो कि आप लोग अपने एग्जाम्स की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, है ना। तो इसी बीच में आप लोगों की जो प्रैक्टिस है, आप लोगों की जो परफॉर्मेंस है, उसको थोड़ा सा एम्फसाइज करने के लिए, हेल्प करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि आप लोग अपने एमसीक्यूज को लेकर के या फिर एक पेपर पैटर्न को लेकर के कंफ्यूज ना हो। ये जो मैंने बच्चों वीडियो बनाई है, ये इसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को इंक्लूड किया है, जिसमें हम इस वीडियो को 2 पार्ट में करेंगे, जिसमें हम 100 एमसीक्यूज कवर करेंगे। आज इस वीडियो में हम 50 एमसीक्यूज कवर करेंगे, जो कि ऑलरेडी आपके एग्जाम पेपर में आए हुए हैं। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो आ जाओ जल्दी जल्दी, कौन है क्लास में, और थोड़ी थोड़ी हम इंपॉर्टेंट बातें भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं, और उसके लिए आप सारे के सारे लोग मेरे को स्माइलीज भेज दो, ठीक है। क्योंकि हम स्माइलीज के थ्रू क्या करते हैं, पॉजिटिव वाइब स्प्रेड करते हैं, और साथ में मेरे को ये पता चल जाता है कि कौन कौन बच्चे मेरी क्लास में अवेलेबल हैं, ताकि मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्शन बना सकूं। तो आप लोग के नेम्स भी मुझे पता चल जाते हैं गाइज। गुड मॉर्निंग अथरी, बसंती, आर्यन, गुड मॉर्निंग। ओके, जल्दी जल्दी आ जाओ गाइज, आई एम वेटिंग फॉर यू। फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी आप वीडियोस को शेयर कर दो अपने दोस्तों को भी, अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम वीडियो को स्टार्ट कर सके जल्दी से। आर्यन, शाश्वत प्रजापति, तनुज, सबकी तरफ से हमें स्माइलीज आ गई हैं। जल्दी जल्दी से शेयर कर दो गाइज, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि और कुछ बच्चे हमारे साथ में आ सकें, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सिद्धू मुझसे आला, ओके। पूरब, बेगम, विशाल, गिरजा, आनंदवीर, ओके। चलो आप लोग भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चलो हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 50 क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले ये है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस्ड, ठीक है। पंजाब, प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड। जल्दी से रिप्लाई करो, ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना है मेरे को। लाइव चैट्स में रिप्लाई कर दो जल्दी से। बी रिप्लाई कर रहे हैं। बी नहीं है इसका सही आंसर। मेरे को जल्दी से, जो यहाँ पे जो सबसे पहले फर्स्ट आंसर रिप्लाई सबसे पहले करेगा उसका मैं नेम अनाउंस करूंगी, और उसके लिए क्लैप करेंगे। और बाकी सबके लिए जो सही से रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो या फिर बाद में लेट रिप्लाई कर रहे हैं, उन लोग के लिए मैं उन लोगों का नाम नहीं लूंगी। बहुत सारे बच्चे बीच में बोलने लगता है मैम हमारा नाम भी लो। तो सबसे पहले आपको रिप्लाई करना है क्वेश्चन का, ठीक है, और सही रिप्लाई करना है। अभी तक कोई सही रिप्लाई नहीं आया, ओके। ये चाओस की तरफ से हमें सही रिप्लाई आया सबसे पहले। इस बार जो रिप्लाई दिया है वो इन्होंने ही दिया है, दैट इज डी, उत्तराखंड, ठीक है। अब देखो एक बार देख लो, टेरेस कल्टीवेशन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि क्या होता है। तो एक इमेज मैंने तुम लोग के लिए लगाई है, ताकि तुम लोग देख करके बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सको कि देखो ये ऐसा होता है टेरेस कल्टीवेशन। क्योंकि वहां पर तुम्हें पता है कि पहाड़ टाइप होता है, तो वहां पे इस तरीके से टेरेस की फॉर्म में कल्टीवेशन करते हैं बना के, ताकि जो है पानी, अब मान लो यहाँ पर पानी देंगे अगर, तो एकदम से रपट जाएगा ना, लेकिन टेरेस बनाते हैं तो इसकी वजह से कल्टीवेशन हो पाता है, और ज्यादा एरिया में भी हो पाता है, पानी भी इजीली अवेलेबल होता है, और ये प्लेन्स का एरिया होता है ना। और जैसे कि हमें पता ही है कि भाई पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में प्लेन्स ही हैं, है ना। तो ईजी है ये सवाल। चलो आगे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई सबसे पहले तो दोस्तों एक काम जरूर कर दो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज प्लीज प्लीज। वी आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो जैसे ही हम आगे आगे भाई केस बेस्ड क्वेश्चन की भी वीडियोज आ रही हैं, ठीक है। साथ में वन शॉट्स आपके लिए अवेलेबल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए पेपर के लिए अवेलेबल है, ताकि आपको पेपर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, और आपको टाइम टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो आगे चले थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डिड द क्राउन ऑफ ओक लीव्स सिंबलाइज, ठीक है। ओक लीव्स जो क्राउन है, देखो याद करो, इसका आंसर देने के लिए तुम्हें याद करना है, पता है क्या, एक इमेज है तुम्हारी में, तो जर्मेनिया की इमेज है वो, तो उस जर्मेनिया की इमेज को याद करो और उसके हिसाब से रिप्लाई करो। व्हाट डिड द क्राउन ऑफ ओक लीव्स सिंबलाइज, क्या सिंबलाइज करती हैं। ओके इसका तो रिप्लाई आ गया है हमारे पास, बहुत सारे लोगों ने दिया। सबसे पहले इसका रिप्लाई दिया है हमें शाश्वत
प्रजापति ने। ओके, तो शाश्वत के लिए क्लैपिंग भाई। भाई रिप्लाई तो बहुत सारे बच्चों ने इसका सही दिया है, जिसका आंसर है हीरोइज्म। ठीक है, तो ऐसी सी एक इमेज है, ठीक है, आपके इसमें जो कि जर्मेनिया की है, और इसके ये सारे सिंबल्स हैं जिसमें आप पता है आपको ना, मैं इसलिए ये दिखा रही हूँ कि आपको सारे याद करने हैं। पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है, और प्रैक्टिस पेपर में भी इसी सेम चीज से रिलेटेड इस बार भी क्वेश्चन है। तो इसलिए ये जो सिंबल्स है ना तुम्हारी बुक में भी गिवन है, इनको याद करके चले जाना, नहीं तो अभी भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता दूंगी। चलो आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपका PYQ है, क्योंकि पूरा ही PYQ मैंने बनाया। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद बेल्जियम? ये बताओ ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि बेल्जियम के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करती है? ओके, रिप्लाई गाइस, जल्दी बताओ कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि बेल्जियम के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करती है? वेटिंग फॉर योर आंसर। हाँ, सबसे पहले हमें रिप्लाई दिया है हितेश ने, हितेश अग्रवाल। ठीक है, दैट इज स्वीडन। स्वीडन इज द कंट्री विच डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद बेल्जियम। अब कैसे, ये कैसे याद रखें मैम, है ना, दिक्कत तो ये मैम कैसे याद रखें? अब देखो, याद रखने का एक आसान तरीका दिखाती हूँ। सबसे पहले तो देख लो भाई, ये बेल्जियम है, यूरोप में आता है आपका, है ना। अब बेल्जियम की जो कैपिटल है वो भी पता होनी चाहिए, ब्रुसेल्स है। देखो सवाल का पैटर्न का कुछ नहीं पता, CBSE आपके IQ को टेस्ट करने के लिए, जजमेंट को टेस्ट करने के लिए किसी भी तरीके से घुमा फिरा के सवाल पूछ सकती है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा आइडिया आप लोग एक्स्ट्रा भी रखा करो, उसी के लिए ये चीज समझा रही हूँ। देखो ये बेल्जियम हुआ, बेल्जियम की बाउंड्री देखना, इधर से नीचे से इधर से फ्रांस आता है, ये रहा फ्रांस। ठीक, इधर ऊपर आता है नीदरलैंड। ठीक है, इधर मतलब इधर आता है नीदरलैंड, इधर जो आता है ईस्ट में ये आता है जर्मनी, और इधर की तरफ ऐसे यहाँ आता है लक्समबर्ग। ठीक है, लक्समबर्ग बहुत ही छोटी है, लेकिन लक्समबर्ग की ब्यूटी आप लोग कभी गूगल पे सर्च करके देखा, बहुत ही रिच कंट्री है लक्समबर्ग। तो अगर मैं बात कर लूं तो ये चारों जो हैं ये इसके मतलब चारों तरफ आते हैं, है ना। तो इसमें स्वीडन तो कहीं नहीं है, तो इसका रिप्लाई आपका स्वीडन है। सुपर हितेश। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे कौन सबसे पहले रिप्लाई करेगा भाई। ठीक है, गेट सेट रेडी गो, चले क्या, चल ले आगे, चलो आगे चल लेते हैं भाई, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करती तुम्हारा। चलो क्वेश्चन नंबर 4, विच सेक्टर इज कॉल्ड द एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर? दिस इज वेरी इजी वन, है ना। चलो देख लेते हैं जल्दी, इतना इजी क्वेश्चन का रिप्लाई देने के लिए इतना टाइम कैसे लग रहा है भाई? हाँ इस बार सबसे पहले रिप्लाई आया है मूवी का अड्डा का भाई सबसे पहले रिप्लाई दिया मूवी का अड्डा। भाई प्राइमरी सेक्टर जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, तो ये दिस इज वेरी इजी वन। ठीक है, एक बारी रिवीजन हम कर लेते हैं, सभी को ही पता होगा ये क्या क्या होता है, एक बारी रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं। देखो प्राइमरी सेक्टर हमारी वो सारी चीजें आती हैं जिसमें एग्रीकल्चर, या फिर कह सकते हो कि हमारे नेचुरल रिसोर्स को यूज करके हम जो भी चीजों जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो हमारी प्राइमरी सेक्टर में आती है ना। सेकेंडरी सेक्टर में हमारी वो एक्टिविटीज आती हैं जिसमें हम यहाँ से रॉ मटेरियल लेते हैं और यहाँ पे प्रोसेस करते हैं। जैसे कि हमने आलू खेत में उगाया और हमने उसके चिप्स बनाए, तो चिप्स जो बनेंगे वो यहाँ पर बनेंगे, दैट इज सेकेंडरी सेक्टर। और उस चिप्स को जो आपके यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी, मतलब चिप्स को फैक्ट्री से ला करके आपके घरों तक पहुंचाना या आपके आसपास की शॉप्स तक पहुंचाने का काम जो सेलर करता है, जो वो सर्विस देता है, वो जो आपका आता है वो आपका आता है टर्चरी सेक्टर में, है ना। तो ये सबको पता ही है तीनों सेक्टर्स। तो हम चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लो अरे रेडी तो मैंने आपको बोला ही नहीं। ठीक है, रामकृष्ण जो है वो हितेश के बारे में बहुत ज्यादा जानने में इंटरेस्टेड हैं। देखिए आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, चलो 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 अब सारे के सारे भाई वीडियो को शेयर कर दो, हमें और भी बच्चे चाहिए, जल्दी जल्दी से आ जाओ, क्योंकि हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सबसे पहले रिप्लाई करता है, जज करेंगे किसकी बोर्ड की कितनी अच्छी तैयारी है ना। अच्छी तैयारी तो चल रही होगी, तैयारी अच्छे से कर रहे हो ना आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टीक मोनोकल्चर हैज डैमेज द नेचुरल फॉरेस्ट इन
गंगा प्लेन, साउथ इंडिया, ब्रह्मपुत्र प्लेन, नन ऑफ द अबव। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर टीक फॉरेस्ट मिलते कहाँ हैं। अगर आपको ये पता होगा तो आप इसका जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। ठीक है, टीक फॉरेस्ट जो होते हैं वो आपको पता ही है, टीक की जो लकड़ी होती है उसका यूज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसको बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है टीक को, क्योंकि बहुत ही हार्ड वुड, बहुत ही गुड वुड होती है। यार कोई भी सही जवाब नहीं दे रहा है। नहीं, जवाब गलत है आप लोगों का। कोई सही जवाब देगा यहाँ पे? या तनुज शर्मा, इतनी देर बाद तनुज शर्मा ने सही जवाब दिया है, दैट इज साउथ इंडिया। भाई साउथ इंडिया में पाया जाता है टीक मोनोकल्चर। ठीक है, टीक मोनोकल्चर मतलब कि टीक प्लांटेशन, जिसमें कि आप एक बहुत बड़े एरिया में खाली टीक टीक के पेड़ लगा देते हो। देखो मैंने तुम्हें पिक्चर्स भी लगाती हूँ मैं साथ में तुम लोगों को मेमोराइज कराने के लिए। किसके लिए करती हूँ? तुम्हारे लिए तो करती हूँ। अब देखो यहाँ पूरा प्लांटेशन किसका है? टीक का है, तो उसी को हम टीक मोनोकल्चर कहते हैं। एक इमेज दिखा रही हूँ, पेपर में क्वेश्चन आएगा रिलेटेड, तो गलत मेरे बच्चों को नहीं करना है। तो तुम लोगों के लिए एक इमेज दिखा रही हूँ, ये देख लो ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे ये जो ग्रीन पोर्शन है ना, ये किसके पेड़ हैं? यहाँ पर पूरा पोर्शन है टीक का। तो तुम्हें पूरी इंडिया में जो टीक की प्लांटेशन है वो कहाँ दिखाई दे रही है? सिर्फ इस वाले रीजन में। तो ये क्या है भाई? साउथ इंडिया है। और ये वाला जो है ना, ये जो ग्रेश ग्रेश दिख रहा है, ये है सॉल। साल होता है ना, साल का पेड़। तो आपका जो प्लांटेशन है, अगर टीक का पेपर में क्वेश्चन आया तो साल का भी आ सकता है ना भाई। ठीक है, तो ये कहाँ मिलता है? ये आपका मिलता है सेंट्रल हाईलैंड्स की तरफ, इधर। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ। ठीक, और यहाँ फिर माउंटेनियस रीजन्स में, जो कि है मतलब हिमालयन रीजन्स, यहाँ पर माउंटेनियस रीजन्स में मिलता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये बेचारे टीक को काट रहे हैं। और एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, टीक के साथ क्या दिक्कत है ना, कि जो टीक है वो आपकी सॉइल को बहुत ज्यादा हार्ड कर देता है। साथ में कुछ ऐसे टॉक्सिन्स वो रिलीज करता है जिसकी वजह से आसपास के पेड़ों के ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक इफेक्ट होता है। और वो जो टीक के पेड़ होते हैं वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाते हैं। मतलब टीक के जहां पर पेड़ होते हैं वहां पर जो सॉइल है वो पूरी खराब हो जाती है, और आसपास के जो पेड़ हैं वो बिल्कुल खराब हो जाते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं टीक की प्लांटेशन को ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी? गेट सेट गो गाइज। मी फ्रॉम तमिलनाडु। ओके रामकृष्ण, आप तमिलनाडु से, गुड। देखो हैप्पी महाशिवरात्रि आप सभी लोगों को भी। मेरा भी फास्ट है, आप लोग का भी फास्ट होगा। ठीक है, तो अभी महाशिवरात्रि को थोड़ा सा साइड में रखो और पढ़ाई के ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, क्योंकि शिवरात्रि भगवान जी भी यही चाहते हैं कि तुम लोग अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करो, है ना। अब व्रत रखने से तो भगवान तुम्हें मार्क्स देंगे नहीं, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? एग्जाम में प्रिपेयर करना होगा और अच्छे मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, चलो रेडी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 6, Which of the following was the reason for calling off the non-cooperation movement by महात्मा गांधी जी? तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस क्यों लिया था? ठीक है, या फिर बंद क्यों किया था? प्रेशर फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी जीज अरेस्ट, चोरा चोरी इंसिडेंट। बताओ भाई, देखते हैं कौन देता है सबसे पहले रिप्लाई इसका। भाई देखो, आप किसी भी बोर्ड से हो, मोस्ट प्रोबेबली आपके बहुत सारा जो सिलेबस होता है वो मैच करता है। साथ में मेरे लिए मेरे सारे ही स्टूडेंट्स बराबर हैं, चाहे वो कोई से भी बोर्ड से हो, किसी भी चीज़ से हो। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मैं प्रॉपर एजुकेशन दूँ, आपको बहुत अच्छे से तैयारी कराऊँ आपके पेपर की, और आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करो और अच्छा स्कोर करो। और फिर उसके बाद मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि मैम हमारे इतने % मार्क्स आए हैं। भाई मेरे को खुशी हो। ठीक है, सबसे पहले हमें रिप्लाई दिया है, जो सही दिया है वो है गौरव भसीन। नहीं, उनसे पहले भी, अरे रिप्लाई ज्यादा आ गए, सॉरी सॉरी गाइस, मैंने गलत देख लिया। शाश्वत प्रजापति ने ही सबसे पहले सही रिप्लाई दिया है इस बार भी। ठीक है भाई, शाश्वत प्रजापति के लिए क्लैपिंग, क्योंकि आपका सेकंड क्वेश्चन है जो आपने सबसे पहले दिया है।
ठीक है, दैट इज चोरा चोरी इंसिडेंट इज द आंसर। ठीक है, तो भाई चोरा चोरी इंसिडेंट के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने वापस ले लिया था। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि नॉन कॉपरेशन, देखो जब मैं तुम्हारी एज में थी ना, सच बताऊं तो मैं रटती थी कि भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये होता है, क्योंकि मैंने समझा नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन दो चीजें याद रखो, नॉन कॉपरेशन मतलब कॉपरेट नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ कॉपरेट नहीं करूंगा, मतलब कि मैं तुम्हारे दिए हुए कपड़े नहीं पहनूंगा, तुम्हारा कोई भी, मैं किसी भी चीज का मोहताज नहीं हूं, तुम्हारे दिए हुए सामान को नहीं रखूंगा, तुम्हारी दुकान पे से सामान नहीं खरीदूंगा, तो वो हो गया नॉन कॉपरेशन। ठीक है, और दूसरा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको इसलिए चलाया गया सिविल लॉज को ब्रेक करने के लिए, मतलब कि जो सरकार ने जो लॉज बनाए उस वक्त, मतलब जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उनके लॉज को नहीं मानने के लिए जो हम मूवमेंट चलाया गया था वो सिविल डिसोबीडियंस था। तो इन दोनों चीजों में तो क्लैरिटी आ गई। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात कर लूं, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब चल रहा था तो उस वक्त उसको बंद इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर ना यूपी में एक जगह है चोरा चोरी, ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ कि एक मतलब ऐसे ही सब लोग विद्रोह करे, गुस्से की आग थी भाई लोगों के अंदर, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने इतना तंग सबको कर रखा था। तो उसी में एक पुलिस स्टेशन था वहां पर, उस पुलिस स्टेशन के अंदर घुस के लोगों ने बहुत सारे पुलिसकर्मियों को अंदर ही बंद करके जला दिया था वो पुलिस स्टेशन, जिसकी वजह से गांधी जी ने कहा कि हम सत्य और अहिंसा के रास्ते के हिसाब से चलेंगे और उसके हिसाब से आजादी दिलाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को मैं वापिस लेता हूं। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गेट सेट रेडी गो। भाई तैयार हो आप लोग? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार? 1 2 3 गो गाइस। ठीक है, देखती हूँ सबसे पहले अब की बार कौन रिप्लाई करता है। ठीक है, आप थोड़ा सा बस मिनट से चूक जाते हो, वो नहीं करना है। चलो स्टार्ट। डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड एज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट एंश्योर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, it guarantees economic equality, it provides a method to resolve conflict, है ना। चलो रिप्लाई करो जल्दी से, देखती हूँ सबसे पहले कौन रिप्लाई करता है। चलो चलो गाइस, रिप्लाई नहीं आया, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। नहीं भाई, ओके प्रियांशु जैन, इन्होंने सबसे पहले सबसे सही जवाब दिया है, जो कि इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। भाई बहुत आसान सवाल था, देखो डेमोक्रेसी के बारे में। एक जो गलत जवाब है वो इस वजह से आप लोग दे रहे हो क्योंकि आपने कहा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भाई डेमोक्रेसी तो नहीं कहती है ना कि सबको इकोनॉमिक होता है पैसा, जहां वर्ड दिख जाए ना इकोनॉमिक, इससे समझ लिया करो पैसे की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? पैसे की। जहां पैसे की बात हो रही है वहां क्या डेमोक्रेसी कहती है कि सबको पैसे में डेवलपमेंट मिलेगा या फिर सबको पैसे बराबर मिलेंगे? ऐसा डेमोक्रेसी नहीं कहती है। डेमोक्रेसी कहती है कि उसमें शांति बनाई जाएगी, पीस होगा, सब लोगों के राइट्स इक्वल होंगे, पैसे इक्वल होंगे, इस बात की बात डेमोक्रेसी नहीं करती है। ठीक है, तो इसका जवाब जो होगा वो होगा सी। अगले क्वेश्चन के लिए रेडी सारे के सारे? भाई चैनल को देखो, लाइक वीडियो को जरूर करना और कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल थी नहीं थी। पीवाईक्यूज करा रही हूँ, इसीलिए करा रही हूँ ताकि पिछले साल के क्वेश्चंस करोगे तो आइडिया लग जाए, तुम्हें पता चल जाए कि तुम कहाँ हो, पानी में हो, हवा में हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ये रहा। अब गेट सेट रेडी गो, तैयार है ना एकदम? चलो स्टार्ट। एट प्रेजेंट विच फॉर्म ऑफ द मनी इज इंक्रीजिंगली यूज्ड अपार्ट फ्रॉम पेपर मनी? भाई पेपर मनी तो यूज हम लोग करते हैं, लेकिन उसके अलावा क्या यूज हो रहा है? कमोडिटी मनी, मेटालिक मनी, प्लास्टिक मनी, ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से रिप्लाई करो, देखती हूँ मैं कौन सबसे पहले रिप्लाई करता है। मेटालिक मनी, प्लास्टिक मनी क्या होती है पता है सब लोगों को? चलो ये बता देती हूँ, तब तक तुम लोग रिप्लाई करते हो क्या होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगी। देखो भाई, ये तुम्हारी जो है ये होती है आपकी कमोडिटी मनी, क्योंकि पहले क्या होता था कि मनी, कमोडिटी मतलब थिंग्स, तो पैसे नहीं होते थे, तो सामान को दे के भाई तू मेरी बॉटल ले ले, मेरे को अपना पेन दे दे, ऐसे करके। ठीक, तो कमोडिटी मनी जिसमें सामान को मनी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो है ये है आपकी
मेटेलिक मनी मतलब कि मेटल के कॉइन्स जिसमें हम यूज करते हैं। थर्ड इज प्लास्टिक मनी जिसमें आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और आपके कार्ड्स आ जाते हैं जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। तो जल्दी बताओ, हिंट तो मैंने तुम लोग को दे दिया है, देखती हूँ कौन सही जवाब किसने दिया है। सबसे पहले सही जवाब दिया है हमें अनमोल मित्तल ने। भाई क्लैपिंग फॉर अनमोल मित्तल। ठीक है, देखो भाई प्लास्टिक मनी जो है अब तुम्हें पता ही है कि या तो कैश सबसे ज्यादा यूज होता है इंडिया में, लेकिन जैसे कि डिजिटलाइजेशन आया है तब से तो ऑनलाइन बैंकिंग बहुत ज्यादा हो गई और लोगों ने अब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के साथ पेमेंट करना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया है। तो अभी फिलहाल में पेपर मनी के बाद जो सबसे ज्यादा चल रहा है दैट इज प्लास्टिक मनी। ओके, ये आपका PYQ ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तैयार हो आप लोग? गेट सेट रेडी। और अगला क्वेश्चन 10,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Which state has made rooftop rain water harvesting structures compulsory to all the houses across the state? ठीक है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। अब मैं देखती हूँ इसमें एक बच्चा कह रहा था कि मैम एक पर्टिकुलर जगह से हूँ, वो इसका आंसर है। मैं देखूंगी कि कौन ऐसा है जो इसका बिल्कुल सही रिप्लाई करता है और सबसे पहले करता है। रिप्लाई तो आ गया है हमें, है इसका रिप्लाई, वो किया नवप्रीत कौर ने। ठीक है, तो भाई नवप्रीत कौर के लिए क्लैपिंग। सारे बच्चों ने ज्यादातर इसका सही जवाब दिया है, दैट इज तमिलनाडु। पता है साउथ की जो हमारी स्टेट्स है ना भाई, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। हमें पता है कि वो हमारी एजुकेशन में भी, अब तुम केरला को ले लो, एजुकेशन के मामले में ले लो या बाकी के भी डेवलपमेंट में ले लो, बहुत ज्यादा जो है इन चीजों के ऊपर ध्यान रखते हैं। साथ में वो बायोडाइवर्सिटी का भी बहुत ख्याल रखते हैं और इसी के चलते उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, जो कि तमिलनाडु ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी किया है, वहां के घरों में सबको बनाना पड़ेगा। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूजुअली जो है वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से होती है, तुम्हें पता ही है। ये लोग क्या करते हैं ना, अपनी छत पे से एक पाइप जोड़ देते हैं जमीन में, उसमें पानी इकट्ठा होता रहता है, साथ में वहीं से एक फर्दर पाइप जोड़ देते हैं अंडर वाटर टेबल में, जिसमें क्योंकि भाई ये तो इतना ज्यादा पानी नहीं स्टोर कर पाएगा ना, तो यहाँ से जो पानी यहाँ जाता है ना, इसमें धीरे 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 तुम्हारा पानी रिस्टोर होता रहता है। ठीक है, और एक टैंक जो है वो तुम्हारा यहाँ से स्लिपरी पानी से देखो यहाँ पर आए, ये टैंक हो गया स्टोरेज। मतलब नॉर्मली घर में जो पानी आप यूज कर सकते हो वो यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो देखो तुम्हारे लिए फायदा भाई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी यूज हो रहा है। चलो अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। रेडी आप लोग? रेडी, गेट सेट। दीप मैम मेरा नाम, अरे दीप आपका नाम लूंगी, आप पहले रिप्लाई कर दो। जो पहले रिप्लाई करेगा उसके साथ तो न्याय नहीं करूंगी ना मैं, जो सबसे ज्यादा एक्टिव है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तैयार सारे के सारे शक्तिमान? चलो भाई शक्तिमानो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच पार्टी डिड नॉट बायकॉट द काउंसिल इलेक्शंस हेल्ड इन द ईयर 1921? स्वराज पार्टी, जस्टिस पार्टी, मुस्लिम लीग, कांग्रेस पार्टी। भैया इस सवाल का जवाब मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था। पता है कहाँ करा था? आप अपने चैनल पे जा करके हमारे सैंपल पेपर की, जो मैंने आपके प्रैक्टिस पेपर की फर्स्ट वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। केस बेस्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन है इस बार प्रैक्टिस पेपर में सेम से आपका इससे, तो आपको जा करके सैंपल पेपर देख लेना है। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना है और इसका रिप्लाई भी मेरे को देना है। देखूं किसका रिप्लाई आया सबसे पहले। सही भाई, सही ऑप्शन, एक तो इतने सारे ऑप्शन होते हैं ना, सही देखते हैं सबसे पहले। वैसे प्रियांशु जैन का सबसे पहले रिप्लाई आया भाई। ठीक है, नाइस भाई प्रियांशु। ठीक है, तो ये भी प्रियांशु का भी सेकंड क्वेश्चन है जो सही था। तो प्रियांशु और जो है शाश्वत प्रजापति जो है, ये दोनों अभी टक्कर में है। अब देख लेते हैं हम आगे। जस्टिस पार्टी है ना, देखते हैं कौन इनको ओवरकम करता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन श्रीलंका मोस्ट ऑफ द सिन्हला स्पीकिंग पीपल आर डैश वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर और डैश। ठीक है, तो भाई श्रीलंका के ऊपर भी ये भी एक्सप्लेन किया था मैंने लास्ट ही सैंपल पेपर में, किया है कि श्रीलंका में दो कम्युनिटी है। सिन्हला कम्युनिटी आपकी मेजॉरिटी में है, ठीक है, तमिल आपकी
माइनॉरिटी में है, तो सिन्हला कम्युनिटी जो है वो कौन सा रिलीजन फॉलो करती है और तमिल्स जो है वो कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं, ये आपको बताना है। सबसे पहले यहाँ पर जवाब हमें दोबारा से प्रियांशु जैन ने दिया है, जो कि सही जवाब दिया है। ठीक है भाई, प्रियांशु दौड़ में सबसे आगे निकलते हुए, भाई कहाँ क्या कर रहे हो आप लोग, कैसे किसी को आगे जाने दे रहे हो। थर्ड क्वेश्चन सही रिप्लाई किया है प्रियांशु ने, जो किया है इसमें बुद्धिस्ट, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। भाई देखो ऐसे से दिखते हैं आपके सिन्हला वाले लोग जो कि श्रीलंका में रहते हैं। ठीक है, देख रहे हो कितने मतलब अच्छे से रह रहे हैं एकदम, ये मेजोरिटी में है वहां पे। ये लोग क्या करते हैं ना, अब इन ये लोग मेजोरिटी में है तो भाई जो मेजोरिटी में है वो ही सरकार बनाएगा, इसीलिए ये लोग तमिलियंस को दबाते हैं वहां पे जो कि माइनॉरिटी में है। ठीक है, और तमिलियंस आपको पता है ना, हमारे यहाँ भी तमिल्स जो है वो मुस्लिम और हिंदू रिलीजन्स के ही पाए जाते हैं, तो श्रीलंका में भी सेम ही है। ये लोग बुद्धिस्ट कल्चर के हैं, लेकिन इन्होंने इन तमिलियंस का जीना हराम कर रखा है हर तरीके से। ठीक है, चाहे वो लैंग्वेज हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं देना हो, अपने साथ एजुकेशन नहीं लेने देते हैं, बहुत सारे अत्याचार इन लोगों के ऊपर वो करते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन के लिए गेट सेट रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। गुड मॉर्निंग भाई। अब जो लोग यहाँ पर आ गए हैं जल्दी जल्दी से वीडियो शेयर कर दो, अपने दोस्तों को भी कर दो और जल्दी से लाइव आ जाओ, ताकि आप लोग हमारे साथ में क्या कर सको, क्वेश्चन यहाँ पर क्विज खेल सकें हम और ये जान सकें कि किस तरीके कितनी आपकी प्रिपरेशन हो गई और किस तरीके की आपकी प्रिपरेशन हो गई है। चलो स्टार्ट करूं अगला क्वेश्चन। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर 20,000 रुपए के लिए ये रहा। ठीक है, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूअर वे ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स टू द रूरल पुअर, पर्टिकुलरली वुमेन। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स, ग्रामीण बैंक, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मनी लैंडर्स। आसान सवाल है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है। देखती हूं कौन सबसे पहले जवाब देता है। विपुल मैम आप गलत नाम लेते हो। नहीं, जो मेरी स्क्रीन पे सबसे पहले दिखाई देता है ना, मैं उसी का नाम लेती हूँ, गलत नहीं लेती हूँ विपुल मैं। हम्म, सबसे पहले इसका सही जवाब दिया है तनुज शर्मा ने। ठीक है भाई, तनुज बिल्कुल सही जवाब है। इसका आंसर है सी, जो कि है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, क्यों बनाए जाते हैं भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तुमने कभी देखे हैं? बहुत सारे। अच्छा ये बताओ मेरे को, कौन कौन यहाँ पर ऐसे बच्चे जो कि गांव से हैं? ठीक है, बहुत सारे होंगे। मैं पर्सनली मैं खुद भी गांव से हूँ, लेकिन मैंने सच बताऊँ मैंने कभी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अपने गांव में नहीं देखे थे, मुझे नहीं पता था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं। लेकिन फिर मैंने उनके बारे में थोड़ा सा स्टडी किया तो मुझे पता चला कि वो क्या होते हैं। ठीक है, देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं ना, वो इस तरह की कम्युनिटीज होती है, मतलब स्पेशली वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चलाती हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, तुमने अच्छा एक नाम सुना होगा कमिटी, कमिटी डलती है गांव में कि कमिटी डाल देते हैं। होता क्या है पता है, वो कमिटी वो सेम प्रोसेस पे काम करती है जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम करते हैं। मतलब क्या करते हैं ना, ये लोग जितना मतलब एक मान लो ये एक आइडिया लगाएंगे कि 1 लाख रुपए की कमेटी बनाते हैं, है ना। अब 1 लाख रुपए में ये सब लोग डिसाइड करेंगे कि भाई हम 10 लोग हैं, हर कोई 10-10 हजार रुपए डालेगा, तो 1 लाख रुपए पूरे हो जाएंगे। हर किसी ने भाई 10-10 हजार रुपए डाले, 1 लाख रुपए इकट्ठे करके किसी एक को दे दिए जिसे 1 लाख रुपए की जरूरत है। ठीक है, अब उसने ले लिए। उसी तरीके से हर महीने इस तरीके से वो 10-10 हजार रुपए इकट्ठे करते हैं और इकट्ठे करके किसी एक पर्सन को दे देते हैं, और जितने 10 मेंबर हैं एक एक बार उन सबको 1-1 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, सबके पैसे भी इकट्ठे हो गए थोड़े 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 करके, और सबकी मदद भी हो गई, है ना। इसमें किसी का नुकसान नहीं होता, सबको फायदा होता है। तो यही सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो गांव में चलाए जाते हैं, क्योंकि एक साथ पैसे इकट्ठे बहुत सारे लोग नहीं कर पाते या फिर वो लोन नहीं ले पाते, और जब जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जिसको जिस टाइम पे सबसे ज्यादा मदद होती है, जैसे कि बेटी की शादी करनी है या छोटा मोटा काम जो गाँव में होता है, या फसल किसी की खराब हो गई, तो उसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई तैयार हो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए?
नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, नन ऑफ द अबव। ये तो बहुत आसान सवाल है, इसका जवाब देना तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो जल्दी से इसका सही जवाब दे दो। मैं देखती हूँ कौन देता है सबसे पहले इसका सही जवाब। भाई फिर से प्रियांशु ने ही सही जवाब दिया है। फिर आप लोग कहोगे कि मैम हम आपको नहीं दिखाई देते। भाई जो सही जवाब देता है सबसे पहले वही दिखाई देता है भाई, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के बारे में पता होगा। देखो इमेज भी लगाई है तुम लोगों को याद दिलाने के लिए। पता है इमेज में क्यों लगाती हूँ मैं? इसलिए लगाती हूँ, इमेज देख के तुम्हारे दिमाग में पिक्चर स्टोर हो जाती है ना। तुम मूवी देखते हो, भूलते हो? कोई मूवी नहीं भूलते हो ना, मूवी देखने के बाद याद रहती है। उसमें तो ये भी याद रहेगा भाई, अरे अच्छा बाहुबली इस पोज में भाग के आया था, फिर उसने ऐसे उठाया था। हर चीज याद रहती है क्योंकि हम उसे इमेज में याद करते हैं। तुम्हें किसी ने बाहुबली की स्टोरी सुनाई होती, तुम्हें याद रहती? क्या क्या याद रह जाता? ज्यादा से ज्यादा भूल जाते। तो इसीलिए हम पिक्चराइजेशन फॉर्म में अगर याद रखते हैं ना तो पेपर में वो क्लिक कर जाते हैं और सही करके आते हो। इसलिए हम पिक्चर्स का यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, ये जल रही है ना इसमें आग, तो इससे ये याद रखना कि ये जो आदिवासी लोग होते हैं ना, ज्यादातर ये लोग क्या करते हैं कि जंगल में आग लगा देते हैं। आग लगते राख, पेड़ों की राख बन जाती है। राख के ऊपर भाई, राख में ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं और उसमें क्रॉप्स को अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो वो लोग खाद वाद तो कोई यूज नहीं करते जैसे कि हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर में यूज होता है। तो ये लोग यही करते हैं, ये जंगल जलाते हैं, उसकी राख बन जाती है, वो खाद की तरह, इनके मैन्योर की तरह काम करती है इनके यहाँ पे। ये लोग फिर इस जले हुए उसमें अपना मतलब क्रॉप्स को उगाते हैं, फिर वहां से कहीं और चले जाते हैं, फिर वहां पे जंगल जलाते हैं। तो इनकी वजह से हमारे जंगलों को बहुत नुकसान हो रहा है भाई, है ना। चलो इतना हो गया, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार? भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए गेट सेट रेडी गो। ठीक, चलो भाई अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ सारे के सारे। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज अ राइटर ऑफ बुक हिंद स्वराज? किसने लिखी बुक हिंद स्वराज? ये तो यार मैंने तुम्हें यही बता दिया। ओ माय गॉड, अब तो यार इसमें तो कुछ रह ही नहीं गया है, तो हम इसका आंसर डिक्लेयर नहीं करेंगे कि किसने सही दिया है। ठीक, तो देखो इसका आंसर जो है वो है महात्मा गांधी। तो आपके जो बुक है हिंद स्वराज, अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, अपनी बुक में से जो इंपॉर्टेंट आपके ये है कि ना बुक किसने लिखी, ये सब नहीं पढ़ के जाते, लेकिन प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं तो पढ़ के जाना है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिस्टम दैट वैल्यूज मैन more and gives them power over women is called what? फेमिनिस्ट, सोशलिस्ट, पेट्रियार्की, कम्युनिस्ट। तो ऐसे लोग जो कि मेन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं या फिर वुमेन को दबाते हैं, वो तरह का जो सिस्टम है उसको क्या कहा जाता है? चलो देख लेते हैं कौन सबसे पहले सही जवाब देता है। हिमानी तनेजा। ओके भाई, इसका जवाब जो है सबसे पहले हिमानी तनेजा ने दिया है, जो कि है पैट्रियार्की। ठीक है, तो पैट्रियार्की को याद करने के लिए हम ये इमेज देख लेंगे। पैट्रियार्की में क्या होता है? पैट्रियार्की मतलब फादर डोमिनेटेड एंड मैट्रियार्कल मतलब कि मदर डोमिनेटेड, याद रख लेना। ठीक है, अगर मदर डोमिनेटेड सोसाइटी है तो हम उसको मैट्रियार्की कहते हैं, फादर डोमिनेटेड है तो पैट्रियार्की कहते हैं। बहुत सालों से तो पैट्रियार्की ही चलती आ रही है। मेल्स को ऊपर रखा जा रहा है, फीमेल्स को नीचे रखा जाता है, मेल की ही बात मानी जाती है, घर का मुखिया आदमी होता है। ठीक है, औरत बहुत ही कम जगहों पर घर की मुखिया होती है, ऐसा हमारी सोसाइटी में होता है और इसको हम पैट्रियार्की बोलते हैं, है ना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। गेट सेट रेडी गो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखो पता है क्या है,
इस चीज को डिस्कशन से ना आपके बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पता है, छोटी छोटी मिस्टेक्स जो आप पेपर में करके आओगे वो आप नहीं करोगे। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि और बच्चे हमारे साथ लाइव आ सकें, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना गाइज। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन के लिए रेडी। The Human Development Report published by UNDP compares country based on literacy rate, health status and what? National income, per capita income, both A and B, none of the above. तो जो आपकी HDR है, मतलब जो आपकी Human Development Report है, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? लिटरेसी रेट होता है, हेल्थ स्टेटस होता है, और तीसरी चीज क्या होती है जो उसके अंदर होती है? सबसे पहले जो जवाब आया हुआ है सुशांत मिश्रा। सुशांत मिश्रा ने जवाब दिया है बी, दैट इज सबसे पहले पर कैपिटा इनकम, है ना। तो पर कैपिटा इनकम इज राइट आंसर। देखो ये चीज याद रख लेना, अपने दिमाग में घुसा के रखना कि भाई तीन चीजों के ऊपर ही आपकी एचडीआर रिपोर्ट डिपेंड करती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो रिपोर्ट आती है, एचडीआई की रिपोर्ट आती है, एचडीआर, तो उसमें आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पढ़ाई लिखाई मतलब लिटरेसी रेट, एंड थर्ड है आपका पर कैपिटा इनकम। ठीक है, ये तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। याद रह जाएंगे, याद रखने हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन भाई। कर्नाटका इज फेमस फॉर विच प्लांटेशन क्रॉप? कॉफी, टी, जूट और वीट। इंपॉर्टेंट है, और आंसर देखती हूँ कौन देता है सबसे पहले, लेकिन आसान भी है। ठीक है, गेट सेट रेडी गो गाइज। हाँ भाई, अंतिम ने सबसे पहले सही जवाब दिया है, दैट इज ए, कॉफी। कर्नाटका इज फेमस फॉर द प्लांटेशन क्रॉप ऑफ कॉफी। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि जैसे बच्चे बी रिप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कर्नाटका में टी नहीं उगाई जाती। कर्नाटका में टी भी उगाई जाती है, और बहुत ही फाइन क्वालिटी की टी उगाई जाती है। लेकिन टी के लिए जो फेमस है दैट इज असम, है ना। जूट के लिए जो फेमस है दैट इज वेस्ट बंगाल, है ना। एंड वीट कहां पर होता है सबसे ज्यादा? यूपी में होता है। कॉफी हमारी कहां होती है सबसे ज्यादा इंडिया में? कर्नाटका में होती है। ठीक है गाइज, है ना, क्लियर है। ये याद रखना अपने पेपर के हिसाब से भी, क्योंकि पूछा इनमें से भी कुछ जा सकता है। और एक चीज और पूछती हूँ तुमसे, ये बताओ दुनिया में कॉफी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? कौन से देश में सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस होती है? चलो दुनिया के लेवल पे बात कर लेते हैं सबकी। भाई कॉफी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है ब्राजील में। ठीक है, जूट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कहाँ होता है? जूट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है आपका इंडिया में। ठीक है, टी और वीट ये आपका प्रोड्यूस होता है सबसे ज्यादा चाइना में। चाइना तो बहुत ही बड़ी कंट्री है। इंडिया सेकंड नंबर पर आता है लेकिन टी प्रोडक्शन में। हमारे यहाँ के लोग चाय बहुत पीते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा चाइना से पीछे रह जाते हैं, और वीट में भी थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। लेकिन फिर भी वी आर वर्किंग वेरी हार्ड, और हमारा जो इंडिया है वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा है। एक टाइम पे हम इनसे ले लेंगे भैया, चाइना से छीन लेंगे इनका सब कुछ, चाय और अनाज जो भी बेच रहे हैं, हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर बन जाएंगे, है ना। चलो भाई, तो सारे के सारे अच्छे अच्छे भाई स्टूडेंट्स हमारे साथ में हैं, आगे चल लेते हैं। चलो अब, है ना, ये क्लियर होगा सबको, पेपर में आएगा। गड़बड़ तो नहीं करोगे ना, गलत तो नहीं करके आओगे ना? नहीं करोगे, है ना, मुझे विश्वास है भाई तुम पे। ठीक है, कि मैंने बता दिया और तुमने सुन लिया तो गलत नहीं करोगे। चलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिकेट? फॉरेन गुड्स वर बर्न्ड, non-financing of foreign imports, wearing only Indian clothes, a form of demonstration or protest by which the people block the entrance of a shop, factory or office. है, जवाब दो इसका। चलो, नो मैम, नो मैम। हाँ भाई, गलत नहीं करके आना। चलो जल्दी जवाब दो। इसका जो जवाब है ना वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड है। वहां पर शॉप पिकेटिंग की गई थी,
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। तो पिकेटिंग का क्या मतलब होता है ये सब एक्सप्लेन किया था मैंने सैम्पल पेपर में, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके तुम्हारे लिए बनाती हूँ ताकि तुम लोगों को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं हो, पेपर में अच्छे से करके आओ। जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा कि पिकेटिंग क्या होती है, बहुत अच्छे से इमेजेस दिखा के एक्सप्लेन किया है मैंने। चलो बताओ जल्दी, जवाब तो आ गए भाई। किसने दिया है सही जवाब? सबसे पहले हमें सही जवाब दिया है वेदांश ने। वेदांश सरास्वत, हाँ सरास्वत, वेदांश ने हमें सबसे पहले रिप्लाई दिया है, दैट इज डी, अ फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट बाय विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस ऑफ अ शॉप, है ना। तो लोग करते क्या है, व्हाट इज पिकेटिंग, जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे भी हुआ था कि जो दारू के अड्डे थे आपके, मतलब जो ठेके थे, उनके बाहर वुमेन्स जा करके या फिर ऐसे लोग जा करके जो कि चाहते थे कि वो क्यों ना ले, मतलब दारू ना खरीदे। क्यों चाहते थे? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये बेचती थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट से जब हम उसको खरीदते थे तो क्या होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पैसे मिलते थे और वो उन पैसों को जा करके ब्रिटेन में दे देते थे या फिर अपने कमाई करते थे, अपने बच्चों का पेट पालते थे। तो हम चाहते थे हम उनके साथ कोऑपरेट ना करें, तो हमने क्या किया, हमने भाई ऐसे बोर्ड लिए, उन बोर्ड के ऊपर लिखा कि आपको ये दारू नहीं खरीदनी है, या ऐसे करके कुछ सेंटेंसेस लिखे गए होंगे, स्लोगन्स लिखे गए, है ना, और उनको लेकर के दारू के अड्डे के बाहर खड़े हो गए भाई ऐसे करके कि नहीं लेनी नहीं लेनी। अब किसी का हाथ तो नहीं पकड़ के खींचना है, लेकिन हमें वो दिखाना है कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसको हम शॉप पिकेटिंग कहते हैं। ठीक है, चलो यहां तक तैयार। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 50,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हम आगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। इन विच सिस्टम ऑफ इलेक्टेड बॉडीज अबाउट 1/3 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन? पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, लोकसभा, स्टेट असेंबलीज, नन ऑफ द अबव। आसान सवाल है, जल्दी से दे दो जवाब। देखती हूँ कौन सही जवाब देता है जल्दी से इसका। सबसे पहले ठीक भाई, जवाब नहीं आया तुम लोगों का, ठीक है, एक हिंट देती हूँ चलो तुम लोगों को। 1/3 जो रिजर्वेशन है वो अभी अभी दिया गया, मतलब ऐसे सिस्टम में दिया गया है जो कि सिस्टम्स अभी डेवलप हुए हैं, पहले डेवलप नहीं थे। ठीक है, लोकसभा, स्टेट असेंबलीज, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। सबसे पहले जवाब आया है प्रियांशु का ही आया है भाई सबसे पहले सही जवाब। ठीक है, तो प्रियांशु का सबसे पहले सही जवाब आया, दैट इज पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, तो भाई 1/3 सीट का रिजर्वेशन कहाँ दिया जाता है? पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में। ये फोटो देख लो, याद रहेगा। यहाँ पे देखो मैंने स्पेशली फोटो क्यों लगाई, इसमें देखो लेडी बैठी यहाँ पे जो फैसला सुना रही है ऐसे करके, है ना, तो मतलब कि 1/3 रिजर्वेशन वुमेन को अब मिलता है। ठीक, अच्छा तुम्हें एक चीज बताती हूँ, तुमने अपने गांव के प्रधान के इलेक्शंस देखे हैं, अभी रिसेंटली देखे होंगे, तो तुमने ये चीज देखी होगी कि ज्यादातर जो बहुत सारे लोग होते हैं ना वो अपनी वाइफ के नाम से चुनाव लड़ते हैं, है ना। अगर तुम लोग तेज हो, तुमने नोटिस किया होगा, तो वो वाइफ का नाम पता है क्यों लगाते हैं? इसीलिए लगाते हैं क्योंकि वो जो टिकट खरीदते हैं ना वो अपनी वाइफ के नाम से खरीदते हैं, क्योंकि वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन है इसलिए। ठीक है, चलो, लिबरलाइजेशन इज मोर ट्रेड, removing barriers or restrictions set by the government, checking barriers by the government, help by the government। जल्दी बताओ लिबरलाइजेशन क्या है? 1990 में जो आया था, क्या होता है लिबरलाइजेशन? हाँ भाई, जवाब तो बहुत सारे आ गए हैं। गौरव भसीन ने हमें इसका बहुत अच्छा जवाब दिया, दैट इज, मतलब सबसे पहले जवाब दिया रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो हमें क्या करना है? लिबरलाइजेशन क्या होता है? लिबरलाइजेशन इज छोड़ देना। लिबरल वर्ड जो है ना, लिबरल, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी यूज किया गया, और जहां भी कहीं यूज हो जाए ना, इसका मतलब होता है बच्चों फ्रीडम। याद रख लेना है तुम्हें ये वर्ड, फ्रीडम इसका मतलब होता है। ठीक है, तो फ्री छोड़ देना इज लिबरलाइजेशन। तो जब हमारी गवर्नमेंट, जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद 1990 तक हमारे देश क्या था? बिल्कुल
ऐसे रहता था सिकड़ के, मतलब कि दुनिया के साथ बातचीत बिल्कुल बंद, डरने लग गए थे हम लोग। फिर 1990 में जब हमें लोन लेना था तो हमें WTO ने कहा कि आपको अपने यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन लाना होगा, अपने यहाँ पर लिबरलाइजेशन देना होगा। मतलब कि यहाँ की पहले प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं होता था, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही होता था। तो उन्होंने कहा कि अपने देश के अंदर जो नॉर्मल लोग बिजनेस करते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उनको भी आप क्या करो, अपनी तरफ से बिजनेस करने दो, फॉरेन में भी बिजनेस करने दो। तो जो फ्रीडम वो दी गई, पहले फ्री बिजनेस करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती थी, तो वो फ्रीडम जो थी वो लिबरलाइजेशन दी गई 1990 में, और तभी से हमारे देश में काफी ज्यादा इंक्रीजिंगली एकदम चेंज आया है। इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, ठीक है। चलो भाई, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार सारे? पप्पू भैया की सैलरी बढ़ा दो। मैं कहां से बढ़ा दूं सैलरी, मेरी नहीं बढ़ रही सैलरी यहाँ पे। चलो गाइस, अब शुरू कर लेते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार? ठीक, 20 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए हैं भाई, और हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है, तो हमें जल्दी 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 से करना है, सारे PYQs अच्छे से करने और समझने भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जर occurrences of minerals of igneous and metamorphic rocks are called veins, lords, beds and layers। metamorphic rocks और igneous rocks के जो मिनरल्स होते हैं, जो उनकी मतलब लार्ज लार्ज अमाउंट में जो वो पाए जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं, लोड्स कहते हैं, बेड्स कहते हैं, लेयर्स कहते हैं। भाई एक बार तुम्हें चक्कर थोड़ा सा लगा देती हूँ, इग्नियस, मेटामॉर्फिक रॉक और वो क्या होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। ये हो गई तुम्हारी इग्नियस रॉक, मतलब कि तुम्हारा वोल्केनो है, उसमें से लावा फूटा, लावा फूट करके जो लावा बिखरा, वो जो लावा बिखरा है वो धीरे 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 ठंडा होगा, ठंडा होगा तो क्या बन जाएगा, उसका रॉक बन जाएगी। ये रॉक हो गई हमारी आई, दैट इज इग्नियस रॉक। दूसरी हमारी आती सेडिमेंट्री रॉक। ये कैसे बनती है? ये बनती है डिपोजिशन से, के नाम में ही इसका अर्थ छुपा है, दैट इज सेडिमेंटरी, मतलब सेडिमेंट से मिलके बनी है। सेडिमेंट कहाँ से आते हैं? पानी में होता है ना सेडिमेंट, रोक टूट टूट के पानी में छोटे 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 मतलब क्या कहेंगे उनको हिंदी में, कण होते हैं ना, छोटे छोटे पार्टिकल टाइप होते हैं। तो जैसे पानी है, मान लो भाई ये तुम्हारी नदी है, इस नदी में यहाँ पर पानी है, कलर चेंज कर लेते पेन का, है ना, ये तुम्हारी नदी है मान लो भाई। इस नदी में से जब ये नदी यहाँ पर आती है तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डिपोजिशन करती रहती है, तो एक लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर बनती रहती है सेडिमेंट्री रॉक की। और मेटामॉर्फिक रॉक तुम्हारी कुछ नहीं होती। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है? बस जो इग्नियस रॉक है और सेडिमेंट्री रॉक है, इनके ऊपर जब एक्सट्रीम हीट या एक्सट्रीम प्रेशर पड़ जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक में, है ना। चलो अब आप जवाब देख लेते हैं कि किसका सही जवाब आया। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को? सबसे पहले सही जवाब बी है, इसका सही जवाब। भाई देख लेती हूँ किसने दिया है सबसे पहले। क्रिएशन बाय शाह, इनका सबसे पहले सही जवाब आया है भाई, क्रिएशन बाय शाह, बी 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 बी, दैट इज लोड्स। लोड्स इसका सही जवाब है। हमारी कलर चेंज हो गया पेन का, चलो लोस्ट लोड्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। चलो भाई, Who visualized and depicted the image of भारत माता through a painting? ये जो भारत माता आज हम कहते हैं ना, भारत माता को शत शत नमन, इसकी जो इमेज थी सबसे पहले वो किसने बनाई थी? फोटो भी मैंने लगाई है हिंट के लिए, पहचानो कौन हूं मैं, ठीक है। और ये तुम्हारी वो वाली फोटो है भारत माता की जो सबसे पहले बनाई गई थी, ठीक है। तो जल्दी से जवाब दो, ये कौन है महाराज? सबसे पहले सही जवाब दिया है अंतिम ने, ठीक है। नहीं 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 नहीं, अरबाज आलम, इन्होंने दिया है सबसे पहले सही जवाब, दैट इज अबिंद्रनाथ टैगोर। अबिंद्रनाथ टैगोर कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। रविंद्रनाथ टैगोर को सब लोग जानते हैं, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर क्या करते थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा नेशनल एंथम लिखा है ना।
वो क्या था, जन गण मन अधिनायक, तो किसने लिखा है, वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। मतलब वो क्या करते थे, वो राइटिंग्स करते थे, गीतांजलि भी उन्होंने लिखी है। लेकिन अबिंद्रनाथ टैगोर जो कि उनके भाई थे, वो पेंटिंग बनाया करते थे और उन्होंने बहुत सारी मॉडर्न फॉर्म्स बनाई हैं। किसी के पास फाइन आर्ट्स होगी ना, 11th-12th में आएगी अभी आपके पास, अभी तो आप लोग छोटे हो, जो आपके पास फाइन आर्ट्स आएगी तो आप देखना उसमें आपको अबिंद्रनाथ टैगोर की बहुत सारी पेंटिंग्स पढ़ाई जाती, पूरा मॉडर्न आर्ट उन्होंने भरा हुआ है। चलो, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमें पता है 8th शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या आती हैं, लैंग्वेजेस। कितनी लैंग्वेजेस अभी फिलहाल में है आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? जल्दी दो रिप्लाई गाइस, वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। सबसे पहले जवाब आया है इस बार प्रियांशु का ही, सबसे पहले जवाब आया है प्रियांशु जैन का, दैट इज सी, सही जवाब 22। ठीक है भाई, 22 अभी फिलहाल में आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इसमें तो मैं आपको क्या ही एक्सप्लेन करूं, क्योंकि दे आर फिक्स्ड, है ना। क्या अब मुझे एक जवाब चाहिए भाई, मैं पर्सनली पूछना चाहती हूँ वो जवाब आप लोगों से। मैं देखती हूँ कौन कितना इंटेलिजेंट है। तो कौन सा ऐसा बच्चा जो मुझे ये बताएगा कि क्या इंग्लिश इन 8 शेड्यूल की लैंग्वेजेस में इंक्लूड होती है? और गूगल से सर्च मत करना कोई भी, ठीक है, गूगल हमें यूज नहीं करना है, जल्दी से बताओ, ठीक है, बिना गूगल यूज किए। मैम इंग्लिश का आर्टिकल बताइए ना, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ क्या, है भी ना। क्या इंग्लिश हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इन शेड्यूल्स में आती है? ये मतलब ये जो 22 लैंग्वेजेस हैं, क्या इनमें इंग्लिश है? जल्दी बताओ, है या नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है भाई, वाह, नाइस भाई, कितने सारे बच्चों ने रिप्लाई किया है मेरे को इसमें, मतलब सबने सही जवाब दिया है भाई, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, नहीं है इंग्लिश, ठीक है, चलो आगे चल लेते हैं। बोडो डोगरी ये सब आता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और जो कि हम खेल रहे हैं केबीसी करोड़पति तो कोई नहीं बनने वाला है, लेकिन हाँ अगर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो जरूर करोड़पति बन जाओगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लेड स्ट्रेस ऑन द लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट? IMF, WTO, WHO, ILO। अभी इसका जवाब लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में दे दिया है मैंने तुम्हें जब एक्सप्लेनेशन दिया है। जल्दी बताओ कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कहा कि फ्रीडम लाओ, लिबरलाइजेशन लाओ, फॉरेन ट्रेड की और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की छूट लोगों को दी जाए? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? मैंने बताया था आपको 1990 में क्या हुआ था हमारे देश में, बताया था भाई। जवाब आ गए सही, बिल्कुल सही पॉइंट पे ले गए हो जो बता रही थी। तो सबसे पहले जो हमें सही जवाब दिया है वो दिया है अभिषेक ने, है ना, हाँ अभिषेक, WTO, ठीक है, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक बार तुम्हें ये सारी ऑर्गेनाइजेशन बता दूं क्या क्या करती हैं, क्योंकि पेपर में अगर आ गया बाय चांस तो, है ना, तो तुम्हें बता देती हूँ एक बारी। पहले तो इनके सिंबल देख लो, देखो इनका सिंबल है, ये है IMF का सिंबल है। IMF का नाम देखो, इंडियन मॉनेटरी फंड, तो ये क्या करती है, फंड देती है, मतलब किसी देश को अगर जरूरत है पैसे की तो कर्जा दे देगी, ठीक। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ट्रेड को कंट्रोल करती है इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मतलब लेबर के राइट्स को सिक्योर करती है, ठीक है, मतलब किसी भी लेबर के साथ में कोई भी अत्याचार ना हो, ये सब किसी देश में। और ये क्या है, WHO, ये सिंबल तो कोविड में देखा होगा, बहुत ज्यादा रट गया होगा, अब तो सांप लिपटा हुआ है ऐसे। तो ये है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हेल्थ के मामले में इंटरफेयर करती है और हेल्थ का पूरा ध्यान रखती है इंटरनेशनली, ठीक है। तो ये 4 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बता दी मैंने तुम्हें। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार सारे? हाँ सॉरी, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मेरे मुंह से निकल गया होगा। चलो गाइज स्टार्ट कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। लाइमस्टोन इज द बेसिक रॉ मटेरियल ऑफ
पेपर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो सबसे ज्यादा जो है वो लाइमस्टोन कहाँ पर इस्तेमाल होता है? इनमें से कौन सी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लाइमस्टोन इस्तेमाल होता है? बताओ जल्दी से। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। जवाब दे दो भाई जल्दी से। मेरे पास सबसे पहले जो जवाब आया वो है प्रियांशु का। ठीक है, प्रियांशु ने जवाब दिया है सबसे पहले, दैट इज सीमेंट इंडस्ट्री। ठीक है गाइज, सीमेंट इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब तुम्हें एक और बात बताऊं, देखो सीमेंट, जब तुम इसे गूगल पे सर्च करोगे ना तो तुम्हें यह भी पता चलेगा कि लाइमस्टोन पेपर इंडस्ट्री में भी यूज होता है। भाई शुगर इंडस्ट्री का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री तो गन्ने की इंडस्ट्री है। टेक्सटाइल में हमारा कॉटन, सिल्क विल्क यूज होता है। तो हमारा पेपर इंडस्ट्री में लाइमस्टोन इस्तेमाल होता है, लेकिन कम अमाउंट में होता है। तो अगर बाय चांस कोई ऐसे ऑप्शन घुमा के तुम्हें दे दें और जिसमें सीमेंट इंडस्ट्री ऑप्शन नहीं हो, तो पेपर इंडस्ट्री पे टिक कर देना आंख बंद करके, क्योंकि पेपर इंडस्ट्री में भी लाइमस्टोन इस्तेमाल होता है, सीमेंट में ज्यादा होता है। सीमेंट इंडस्ट्री में 70% यूज होता है लाइमस्टोन। ठीक है, तो भाई घर बनवाने लेना अपना लाइमस्टोन से। लाइमस्टोन के बारे में ऑलरेडी पिछली वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, थोड़ा सा और बता देती हूँ। तुमने ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे होंगे लाइमस्टोन के स्ट्रक्चर्स। होता क्या है कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, जो अभी बताई हैं, जो लेयर्स से बनती हैं पानी के बहाव से, उसके अंदर बीच में मान लो, जैसे कि उसी वाली इमेज पे चल लेते हैं एक बारी, है ना, ये वाली इमेज थी हमारी। तो मान लो यहाँ पर क्या हुआ कि एक लेयर इकट्ठी हो गई। देखो जैसे कि ये लेयर है, ये वाली लेयर है, ये यहाँ पर आ गई। अब जब दूसरी लेयर जमा होगी तब तक यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे उग जाएंगे, है ना। तो वो जो पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे जानवर रहने लगेंगे। फिर जब दूसरी लेयर आके इसके ऊपर बिछेगी तो वो इसके अंदर ही दब जाएंगे। जब इसके अंदर ही दब जाते हैं तो उनका क्या बन जाता है? ऑर्गेनिक वेस्ट। तो वो ऑर्गेनिक वेस्ट उसके अंदर ही रह जाता है और वो ही बनाता है लाइमस्टोन। ये देखो यहाँ पर, ये तुम्हें दिख रहा है कुछ ऐसा मछली की पूंछ जैसा, देखो ऐसा। तो ये फॉसिल फ्यूल है और ये लाइमस्टोन के अंदर ही पाए जाते हैं। ये व्हाइटिश कलर का होता है। ठीक, चलो आगे चल लेते हैं। एक मैंने तुम्हें ये भी इंपॉर्टेंट था, ये भी बताया था, देख लो एक बार ऊपर ऊपर से। लाइमस्टोन कहाँ कहाँ यूज होता है? स्टील मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है, माइनिंग में भी यूज होता है, पेपर प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, वाटर ट्रीटमेंट एंड प्योरिफिकेशन में भी यूज होता है, प्लास्टिक के प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल होता है इसका। ठीक है, तो देख लेना एक बारी, पेपर में आ जाए, कंफ्यूज मत होना। सवाल तो इधर उधर घुमा के पूछ ही लेते हैं, सवाल सेम ही थोड़ी ना आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिसीज इज स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर इन अफ्रीका इन 1890s? ये तो भाई ज्यादातर बच्चे सही जवाब देंगे, गलत मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूं आप लोगों से। रिंडरपेस्ट, स्मॉल पॉक्स, निमोनिया, नन ऑफ दीज। कितना लंबा सेशन चलेगा भाई? 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन कराऊंगी पूरे। ठीक है, आपके 100 क्वेश्चन मैंने PYQs में लिए हैं, जिसमें 2 पार्ट्स कराऊंगी। सेकंड पार्ट आपका मंडे को होगा, आज फर्स्ट पार्ट है। 50 क्वेश्चन टोटल कराऊंगी तुम्हारे। अत्ताउर रहमान का सबसे पहले सही जवाब है, दैट इज ए। ठीक है, रिंडरपेस्ट, ये तो सबको ही पता होगा वैसे, है ना। सारे स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट हैं जो यहाँ पर हैं। देखो ये है रिंडरपेस्ट, याद नहीं रहते ना आपको कि रिंडरपेस्ट होता क्या है, तो इसलिए इमेज लगाई है मैंने। फीवर, सिर पे इसका मतलब है फीवर हो जाता है बेचारे कैटल्स को। ठीक है, आंखों से, नोज से, मुंह से पानी जाने लगता है, डिस्चार्ज होने लगता है। माउथ उनका बहुत सोर हो जाता है और मतलब सांस हाँफने लगते हैं बहुत तेज तेज, चला नहीं जाता, शरीर में से कमजोरी आ जाती है, ताकत खत्म हो जाती है और उनको लूज मोशन भी लग जाते हैं, डायरिया और डिसेंट्री हो जाती है उनको। ठीक है, तो ये होता है आपका रिंडरपेस्ट बीमारी में, जो कि अफ्रीका में 1890s में बहुत ज्यादा फैल गई थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कैटल्स मर गए थे। आपकी सिलेबस में ये है ना। चलो अगले क्वेश्चन के लिए रेडी? गेट सेट रेडी गाइज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। यूरेनियम एंड थोरियम यूज फॉर जनरेटिंग न्यूक्लियर पावर आर फाउंड इन गोदावरी बेसिन, गल्फ ऑफ कैम्बे, मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश, अरावली रेंज ऑफ राजस्थान। जल्दी जवाब दो इसका। जिसको ये पता होगा ना कि भाई न्यूक्लियर मेटल्स यूरेनियम थोरियम किस रीजन में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, तो आपको इसका आंसर आता होगा। चलो
तनुज शर्मा ने इसका सबसे पहले और बिल्कुल सही जवाब दिया है, दैट इज डी, अरावली रेंज ऑफ राजस्थान। ठीक भाई, यूरेनियम और थोरियम जो है, जो कि हमारे क्या है, ऐसे मेटल्स हैं जिनको न्यूक्लियर पावर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये यूजुअली जो है आपके यहाँ पाए जाते हैं, इस वाले रीजन में। तो ये क्या है, ये राजस्थान का रीजन है, यहाँ पर अरावली रेंज जा रही है आपकी, तो अरावली रेंज को समझना इज जेन्युइन। ठीक है, देखो तुम्हें एक चीज दिखा देती हूँ, ये जो है ये है तुम्हारा यूरेनियम, और ये जो गोलियां है ना, ये तुम्हारी थोरियम की गोलियां हैं। ठीक है, मैंने तुम्हें इमेजेस इसीलिए लगाती हूँ ताकि याद रहे तुम्हें अच्छे से। अब तुम्हें देखो, तुम्हें बता देती हूँ कि आखिर थोरियम यूरेनियम से नुकसान क्या क्या होते हैं तुम्हें, अगर तुम गलती से भी यूरेनियम या थोरियम की डस्ट के आसपास आ गए ना, जो धूल उनकी माइनिंग में से उड़ती है, तो आपको लंग कैंसर या पेनक्रियाटिक कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। साथ में तुम्हें किडनी की फेलियर हो सकती है, किडनी से रिलेटेड बहुत सारी डिसीज हो सकती हैं। तुम्हारे जो राजमा है भाई उनको संभाल के रखो थोरियम और यूरेनियम से, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, जिससे आपकी अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 28। आरव मैम, यू लुक सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच आरव। पर मेरे लिए जो कॉम्प्लीमेंट होगा ना, वो ये होगा कि आप लोग अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके बहुत अच्छे से परफॉर्म करो, मेरे लिए वो बहुत मैटर करता है ना। मैं आप लोग के लिए मेहनत करती हूँ, आप लोग के लिए इतने ये मैंने क्वेश्चंस ढूंढे, फिर आपको एक्सप्लेनेशन दे सकूँ, याद रहे, उसको सोच करके इतना सब कुछ बनाना, तो वो मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट टास्क होता है। तुम लोगों के लिए ये सोचना ऐसा नहीं है कि मैंने बस गूगल किया, पिक्चर पेस्ट कर दी, नहीं, मैं ये सोचती हूँ कि तुम्हारे लिए आसान क्या होगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होती, मैं बच्चा होती, तो मेरे लिए कौन सी इमेज याद करना आसान होता, कैसे एक्सप्लेनेशन को इजीली ग्रैस्प करना आसान होता, तो मैं उस फॉर्म में सोच के तब इसको बनाती हूँ बहुत मेहनत से। ठीक है, तो मेरी मेहनत को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देते हुए प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना गाइज। ठीक है, चलो हम आगे चल लेते हैं 28th क्वेश्चन नंबर। रेडी आप लोग सारे के सारे? ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे बूस्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री। ये तो आप लोग जवाब दे ही दोगे, कॉमन सेंस का सवाल है थोड़ा सा। कॉटन एंड मेटल, आयरन एंड स्टील, माइनिंग एंड वुडन। जिनकी तैयारी नहीं भी होगी वो भी दे दो इस सवाल का जवाब, तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। रेलवे का एक्सपेंशन जो है उससे कौन सी इंडस्ट्रीज को बूस्टअप मिला भाई? कॉटन, मेटल, आयरन, स्टील, माइनिंग और वुडन। किसने सबसे पहले जवाब दिया? सबने सही दिया है, जस्टिस देव का सबसे पहले जवाब आया इसमें हमारा, दैट इज आयरन स्टील। इट इज वेरी इजी भाई। देखो तुम्हें पता ही है कि जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने पूरे में क्या किया था, जो अभी भी हम लोग रेलवे लाइन यूज कर रहे हैं, जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं, इतना बड़ा लार्जेस्ट एरिया में फैला हुआ जो हमारा है, पूरी इंडिया में फैला हुआ है रेलवे, है ना। किसी ने रेलवे से ट्रैवल, किसी ने क्या, आप सभी लोगों ने रेलवे से ट्रैवल किया होगा। इवन मैं कल ही रेलवे से ट्रैवल करके आई हूँ, अभी सुबह सुबह मेरी ट्रेन थी, अभी मैं 6 बजे ही पहुंची हूँ यहाँ पे, फिर मैं तुम लोग का लेक्चर ले रही हूँ। देखो तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ, है ना, सोई भी नहीं हूँ मैं। तो ये जो रेलवेज हैं ये उन्होंने ही बिछाई थी, और आयरन स्टील का इसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। लकड़ी के पट्टे पे नहीं चला सकते ना, बहुत हैवी होती है। ठीक है, तो हमें क्या करते हैं, आयरन स्टील का यूज करते हैं। चलो, स्लीपर सेल्स लेकिन किसके बने होते हैं? वुड के बने होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज आर अलॉटेड सिंबल्स बाय, पॉलिटिकल पार्टीज को कौन सिंबल्स अलॉट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स और इलेक्शन कमीशन। आसान सवाल है, एक हिंट देती हूं तुम्हें इसका। तो मैं एक हिंट देती हूँ तुम्हें इसका। पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल वो ही अलॉट करता है जो कि इलेक्शन कंडक्ट कराता है, जो इलेक्शन करवाता है देश में। तो अब तुम्हें पता होना चाहिए कि जो इलेक्शन करवाता है वो कौन है, कौन कराता है इलेक्शन? सबसे पहले सही जवाब दिया है प्रियांशु ने ही दिया है सबसे पहले सही जवाब, दैट इज इलेक्शन कमीशन, है ना। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो आपके इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है, वो ही हमारे देश में इलेक्शंस कराता है, और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ही आपकी पार्टीज को रिकॉग्नाइज भी करता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी है, और उनको सिंबल भी देता है। ठीक है, और पता है किस तरीके से काम करता है इलेक्शन कमीशन? अगर कहोगे तो शॉर्ट में बता दूं एक बारी।
चलो बोर तो नहीं हो रहे हो तुम लोग शायद, है ना? जवाब तो सबने अच्छे से दिए हैं। चलो बोर नहीं हो रहे हो ना, एक शॉर्ट में बता देती हूँ प्रोसीजर पूरा। होता क्या है देखो, इलेक्शन होने वाले हैं तो इलेक्शन कमीशन एक्टिवेट हो जाता है। इलेक्शन कमीशन में 3 लोग होते हैं, ठीक है? एक उनका चीफ होता है, 2 उनके नीचे काम करते हैं, लेकिन वे मिलजुल के ही काम करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक की ज्यादा पावर एक की कम। तो 3 लोग हमारे इलेक्शन कमीशन के मेंबर होते हैं, जो कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 नॉर्मल इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने नीचे ऑर्डर देते हैं, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑर्डर देते हैं। जब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑर्डर देते हैं, वो भी हमारी सेंट्रल स्टेट दोनों इलेक्शन कमीशन है, तो वो नीचे ऑर्डर देते हैं। नीचे ऑर्डर देते हैं क्या कराने के लिए, पेपर स्लिप्स बना, मतलब जो तुमने देखा होगा तुम्हारी वो नहीं आती, स्लिप आती है एक, जिसमें सबके नाम लिखे हुए होते हैं। देखा होगा तुमने गांव में आते कि जो जो वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं, तो वो वाली लिस्ट बनाना, कैंडिडेट्स किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, उसमें कोई उनकी जो नॉमिनेशन उन्होंने भरा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है कि उनको रिजेक्ट किया जा सके, ये सब देना, पार्टी को सिंबल देना, सारे काम इलेक्शन कमीशन करता है। और साथ में जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन छुट्टी कराना और साथ में इलेक्शंस कंडक्ट कराना, पोलिंग बूथ के ऊपर प्रॉपर ड्यूटीज अरेंज करना। तुमने देखा होगा जो टीचर्स होते हैं, जो सरकारी टीचर्स होते हैं, उनके ज्यादातर पोलिंग बूथ पे ड्यूटी लगी हुई होती है, तो उनकी ड्यूटीज भी लगाना, ये सारे काम जो है वो सब इलेक्शन कमीशन करती है। पूरा इलेक्शन का जो जिम्मा है वो इलेक्शन कमीशन के सर पे होता है, ठीक है? चलो भाई, यहां तक क्लियर सबको समझ में आ गया ना? लास्ट नहीं 30th क्वेश्चन देख लेते हैं। मतलब जो हमारी टिथ की सीरीज है उसमें 30 क्वेश्चन। फर्स्ट जूट मिल वॉज सेटअप इन हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई। आसान सवाल है, जल्दी दे दो जवाब। देख लेती हूँ पहले कौन जवाब देता है। देख लेते हैं सबसे पहले सही जवाब किसने दिया है। सबसे पहले सही जवाब दिया है अंतिम ने, है ना? अंतिम ने जवाब भी दे दिया, बहुत फास्ट है भाई। सबसे पहले जवाब आया अंतिम का, दैट इज कोलकाता। अब जूट को देख करके जूट रट लेते हो, बहुत सारे बच्चों ने देखा ही नहीं होता जूट कैसा होता है, पता ही नहीं होता जूट कैसा होता है। ऐसा होता है जूट, ये वाला कैरी बैग देखा होगा आप लोगों ने, ये जूट होता है। या फिर आपने बोरी देखी है, बोरी, हमारे यहाँ बोरी कहते हैं उसको, बोरी, वो जूट का बैग होता है। तो जिसमें ऐसा सा ही होता है, सन जैसा सा होता है, ऐसा सा, तो वो बोरी होती है। इसको इसके मिल्स होते हैं। तो पहला मिल कहाँ सेटअप किया गया था, कोलकाता में। कोलकाता, या फिर कह लो जूट मच्छी, ऐसे याद रख लो। कोलकाता इज फेमस फॉर फिश प्रोडक्शन ऑल्सो, राइट? कोलकाता में जाओगे ना तो हर जगह मच्छी बाजार दिखाई देता है, इधर मच्छी 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 मच्छी, है ना? फेमस है वहां पे, लोग बहुत खाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। 31st, ठीक है? ये पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, इसीलिए करा रही हूँ, तो ध्यान से जवाब दो इन लोगों का, ठीक है? इन क्वेश्चंस का। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली? ओटो वन बिस्मर्क, जिसेपे मजीनी, मैंट्रिच, और जोहान गॉटफ्रेड हर्डर। जल्दी से जवाब दे दो इसका, क्या है? मैम आप कहाँ से हो? मैं मेरठ से हूँ भाई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, शांस पूछ रहे हैं, डिस्गाइज एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट? चलो मैं तुम्हें इसका जवाब देती हूँ, तब तक मुझे इसका जवाब दो आप लोग, ठीक है? भाई डिस्गाइज और अंडर एम्प्लॉयमेंट में जो छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट होता है, मतलब जैसे कि अगर एक फील्ड के ऊपर 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है लेकिन वहां पर 20 लोग काम कर रहे हैं, तो बाकी के जो 10 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं वो सब डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज एम्प्लॉयमेंट जिसमें जहां पर जरूरत तो है वहां पर उतने लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन जितने स्किल की रिक्वायरमेंट है उतने स्किल के लोग वहां पर काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो एक तरीके से जिसके पास स्किल है वो फ्री में घूम रहा है बेचारा, उसको कहीं काम नहीं मिल रहा, और उसको जो काम मिल रहा है वो उसके स्किल के हिसाब से नहीं है, अनुपात में नहीं है, अपने अनुपात के हिसाब से उसे पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? चलो देख लेते हैं किस किस का सही जवाब आया और सबसे पहले जवाब किसने दिया है ना? सबसे पहले हमें जवाब दिया है, इसका जवाब है वैसे बी, दैट इज जिसेपी मजीनी। ये तो आसान है, फर्स्ट चैप्टर में आपके साफ साफ लिखा हुआ है कि यंग इटली किसने किया है। सबसे पहले जवाब हमें दिया है इस क्वेश्चन का
शाश्वत ने दिया है भाई, शाश्वत प्रजापति। सुशांत ने भी दिया है पर थोड़ा सा लेट हो गए सुशांत आप, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट सेट रेडी। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स was developed as a subsidiary port to relieve the pressure on कोलकाता पोर्ट। ठीक है, कोलकाता पोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था, तो कौन सा ऐसा पोर्ट है जिसको कोलकाता पोर्ट के ऊपर प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए बनाया गया? दैट इज हल्दिया, विशाखापट्टनम, कोची, कंडला। कौन सा ऐसा पोर्ट है, बताओ इनमें से कौन सा है? और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, जवाब देते हो हिंट देती हूँ तुम्हें, वो पोर्ट कोलकाता के आसपास ही होगा, तो जगह देख लेना कि विशाखापट्टनम कहाँ है, कोची कहाँ है, कंडला कहाँ है, तुम्हें पता होगा कहाँ कहाँ पर है पोर्ट्स। तो एक बार ये देखो सोच के कि कहाँ कहाँ पर है ये पोर्ट्स, हल्दिया, है ना। अभी भी आप लोग जिसपे मजीनी के आंसर क्यों दे रहे हो, बताओ। इस वाले क्वेश्चन का जवाब चाहिए मेरे को। क्वेश्चन नंबर 32, वेदांश का है सबसे पहले जवाब, वेदांश सरास्वत। ठीक है, दैट इज आंसर इज हल्दिया। अब तुम्हें याद करा देती हूँ ये वाले पोर्ट कहाँ पर है ना, याद करने हैं ना सबको, चलो याद कर लेते हैं भाई। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर गुजरात है आपका, गुजरात में जो आपका यहाँ पर ये वाला जो रीजन है, इसमें इस वाले पोर्शन में तुम्हें दिख रहा है अंदर की तरफ ग्रूव होता है, यहाँ पे ग्रूव पे ही है ये कंडला। कंडला इज सिचुएटेड इन गुजरात। ठीक है, ये जो कोची है, कोची, अरे तुम्हें पता अंग्रेज सबसे पहले इंडिया कहाँ से आए थे? ये कोचिन से आए थे। पहले इस कोची, जिसको आज कोची कहा जाता है ना, इसका नाम था पहले कोचिन, ये वाला कोचिन नाम था इसका। तो इस वाले पोर्ट से ही ये अंग्रेज वास्को डिगामा सबसे पहले यहाँ पर आया था, जिसने हमारे देश का नाश पीट दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कोची है। विशाखापट्टनम तो सबको पता ही होगा यहाँ पर है। ठीक है, और इस वाले पोर्शन में, वेस्ट बंगाल के पोर्शन में ही क्या है, हल्दिया है। तो जब यहाँ पर एक कोलकाता पोर्ट है, कोलकाता पोर्ट है ना, तो कोलकाता पोर्ट से रिलीफ देने के लिए उसके जस्ट पास में क्या बनाया गया, हल्दिया पोर्ट बनाया गया। ठीक है, ऐसा सा दिखता है आपका हल्दिया पोर्ट, कुछ फोटो देख लो इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी? चलो, खशिफ ऐसा मुंह बना के कह रहे हैं हल्दिया, इसका क्या मतलब था, हल्दी लगा दी तुम्हारे किसी ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सैड द रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स? डॉक्टर अंबेडकर, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी या नन ऑफ दीज? जवाब आसान है इसका, और इसका जवाब हिंट देती हूँ। इससे पहले हमने एक सवाल किया था, उसका जो जवाब था वो ही इसका जवाब है। हिंद स्वराज बुक किसने लिखी? जिसने लिखी वो ही इसका जवाब है। अब देखती हूँ कौन सही जवाब देता है। जवाब आ गए हैं। तो अभिषेक ने सबसे पहले जवाब दिया है हमें, दैट इज महात्मा गांधी। ठीक है, तो जिसने हिंद स्वराज लिखी वो भी महात्मा गांधी थे, और जिन्होंने ये कहा कि रिलीजन जो है उसको पॉलिटिक्स से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, और रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों एक साथ मिलके क्या बनाते हैं, दैट इज कॉमनल पॉलिटिक्स, है ना। सैंपल पेपर देखना जाकर के, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। पता है तुम लोगों को कितनी मेहनत करती हो तुम लोगों के लिए, और रिजल्ट नहीं दिया ना तुम लोगों ने मुझे, तो देखना तुम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 34। वैसे भी मैं क्या ही कर लूंगी, देखना तो कह दिया मैंने। इन्वेस्टमेंट मीन्स स्पेंडिंग ऑन फैक्टर, बिल्डिंग, मशीन्स, इक्विपमेंट, ऑल ऑफ द अबव। देख लेती हूँ कौन देता है सबसे पहले जवाब, तुम्हारे जवाब का वेट कर रही हूं मैं। इन्वेस्टमेंट मीन्स स्पेंडिंग ऑन, सबसे पहले जवाब दिया है श्रुत डांगे, जिन्होंने जवाब दिया है डी। बिल्कुल सही भाई, ठीक, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। इसका जवाब तो ऑलमोस्ट सभी ने सही दिया है, ऑल आर राइट, कोई कोई गलत है, वरना ऑलमोस्ट एवरीवन इज राइट ओवर हियर। भाई क्लैपिंग आप सबके लिए, इस चीज के लिए तो सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा क्लैपिंग।
कि आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे हो। तो फैक्टर बिल्डिंग मशीन्स इक्विपमेंट्स जो है इन्वेस्टमेंट, उसका मतलब इन्वेस्टमेंट होता है पैसे को इन्वेस्ट करना ताकि आपको आगे प्रॉफिट हो सके। तो आप किस किस चीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप इन सभी चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। चलो आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, नेम द स्टेट्स फ्रॉम बिलो मेंशन्ड विद द हाईएस्ट रोड डेंसिटी इन इंडिया। सबसे ज्यादा हाईएस्ट रोड डेंसिटी कहां पर है? केरला, गोवा, कर्नाटका, गुजरात। बहुत सारे बच्चे ना एक्सपेक्ट करोगे कि मैम दिल्ली या फिर यूपी दे दो ऑप्शन में पर दिल्ली यूपी में भीड़ बहुत है, पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा, लेकिन क्या वहां पर हाईएस्ट रोड डेंसिटी है? नहीं है। तो जवाब इनमें से कोई है, जल्दी दो जवाब, वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। नहीं है 35 का डी। हाँ, फॉर स्टडी क्लास 10, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है, दैट इज ए, केरला इज राइट आंसर गाइस। ठीक है, कहां पर खोए हुए हो आप लोग? देखो रोड डेंसिटी बहुत ज्यादा अच्छी है केरला की, केरला का लिटरेसी रेट हाईएस्ट है, केरला एजुकेशन सिस्टम में बहुत आगे है, केरला अपने बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा ध्यान देता है, साथ में बायोडाइवर्सिटी को भी प्रिजर्व करने में बहुत ज्यादा ध्यान देता है। ठीक है, याद रहेगा, याद रखना है, याद रहेगा कैसे नहीं। चलो आगे चल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, चलो भाई सारे के सारे रेडी। LA, the measuring unit in Germany, was used to measure cloth, thread, land, height. LA किस चीज की मेजरिंग यूनिट है? जर्मनी में यूज होती है LA, क्या है बताओ? जल्दी से जवाब दो। मेजरिंग यूनिट, अभिषेक ने इसका सही जवाब दिया है, दैट इज क्लोथ। LA जो है आपकी वो क्लोथ मेजर करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, जर्मनी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, इसकी क्या एक्सप्लेनेशन दूं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं, 37th, हु सेट अप द ओड किसान सभा? अलूरी सीतारमन राजू, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू एंड शौकत अली, महात्मा गांधी। बहुत सारे लोग फैक्चुअल्स छोड़ देते हैं, कॉन्सेप्चुअल के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन फैक्चुअल पीवाईक्यूज में है, आपके पहले आए हुए हैं बहुत ज्यादा, तो आप लोगों को इग्नोरेंस में नहीं रखना है। ठीक है, चलो भाई सबसे पहले जवाब आ गया हमें, यस सोमी गेन। बहुत सारे लोगों का ना मुझसे सरनेम नहीं पढ़ा जाता है, तो सबसे पहले जो हमें जवाब आया है वो हमें आया है सोमी गेन, और साथ में अभिषेक की तरफ से भी जवाब है। ओके, मैं कहाँ से हूँ? मैं मेरठ यूपी से हूँ। ठीक है, देखो जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्रन, ये इसका सही जवाब है। अब देखो भाई ये जो चीजें हैं ये तो आपको याद करनी पड़ेंगी, इनको तो मैं कॉन्सेप्चुअली भी नहीं समझा सकती और मैं आपको कोई इमेज भी नहीं दिखा सकती, है ना। तो आपको याद करनी पड़ेंगी कि किसान और सभा जो है ये जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्रन ने बनाई थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। रेडी हो सारे के सारे? चलो रेडी हो जाओ, क्योंकि फिर मैं कहती नहीं हूँ रेडी हो जाओ, एकदम क्वेश्चन दे देती हूँ तो हो सकता है आप थोड़ा आगे पीछे हो जाते हो, है ना, आप रेडी नहीं रहते हो। चलो स्टार्ट। नेक्स्ट, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल इज लिग्नाइट, बिट्यूमिनस, पीट, एंथ्रासाइट। ये तो आसान सवाल है, ज्यादातर लोग सही जवाब देंगे भाई। नवप्रीत कौर ने सबसे पहले सही जवाब दिया है, नहीं दिया है नवप्रीत कौर ने सही जवाब, मैं ही कंफ्यूज हो गई। चलो बताओ, जल्दी दे दो सही जवाब इसका, गलत दे रहे हो यार सारे। हाईएस्ट क्वालिटी का हार्ड कोल कौन सा होता है? गौरव भसीन का सबसे पहले सही जवाब आया है, दैट इज एंथ्रासाइट। भाई 4 तरह का, इसका गलत जवाब देखो, मैं सच में मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था आप लोगों से कि कोई इसका गलत जवाब भी दे सकता है। देखो 4 तरह का कोल होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ठीक है, सबसे अच्छी क्वालिटी का जो होता है वो होता है एंथ्रासाइट। ये देखो ये वाला एंथ्रासाइट कोल है, ये मैंने फोटो लिया एंथ्रासाइट कोल की यहाँ पे इसीलिए दिखाई, कितना काला एकदम ब्लैक है ना, एकदम
बिल्कुल जेट ब्लैक होता है एकदम, ये होता है आपका एंथ्रासाइट। दूसरे नंबर पे आपका आता है बिटुमिनस, ठीक है, ABLP ऐसे याद रख लेना, एंथ्रासाइट, फिर आता है बिटुमिनस। बिटुमिनस ये वाला है जिसको इंडिया में सबसे ज्यादा यूज करते हैं, हम इसकी सड़क बनाते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा जो मिलता है वो बिटुमिनस ही है, एंथ्रासाइट हमारे यहाँ ज्यादा नहीं होता, हमारे यहाँ बिटुमिनस मिलता है, उसी की हमारी रोड्स बनाई जाती हैं। तीसरे नंबर पर लिग्नाइट आता है, और फोर्थ नंबर पर जो जिसकी क्वालिटी वर्स्ट है वो आता है पीट, ठीक है। क्लियर है भाई यहाँ तक सबको, है भाई बाल को? चलो, गेट सेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। 39th क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Which of the following occupation cannot be included in primary sector? ठीक है, ये तो मेरे पेपर में भी आया था सेम क्वेश्चन, ठीक है, हो सकता है ये उसी ईयर का है। एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग और स्पाइनिंग, कौन सा ऐसा इनमें से है जो कि प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड नहीं होता? आसान सवाल है बहुत, प्राइमरी सेक्टर भी एक बार तुम्हें याद दिला दिया मैंने ऑलरेडी, तो गलत एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूं। कुछ कह रहे कि मैम हमें पता नहीं था और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई कंफ्यूज नहीं हो, इसीलिए तो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ यहाँ पे तुम्हारे साथ। बताओ, घंटे घंटे बैठ के ये सब तैयारी करना, तुम्हें कुछ भूले ना उस चीज की तैयारी करना, फिर तुम्हारे साथ सेशन लेना, है ना, इसीलिए तो ले रही हूँ ताकि एग्जाम में गलती ना करो आप लोग, है ना। चलो, तो कोई बात नहीं, गलत हो रहा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पर देख लिया है ना, एक बार यहाँ पर हो तो पेपर में गलती नहीं होगी, इस बात की गारंटी मैं देती हूँ, है ना। बस जो यहाँ पर सुन रहे हो देख रहे हो वो ध्यान से करो, है ना। चलो भाई, डी 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 सबने इसका सही जवाब दिया है, तो इसमें तो क्या ही अनाउंस करूँ कि सबसे पहले किसने जवाब दिया है। सभी का जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। ओके, तो सबसे सही जवाब किसने दिया है ये देख लेते हैं एक बारी। पता नहीं चल रहा मेरे को, चैट बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है। स्पाइनिंग, ठीक है, डी दैट इज स्पाइनिंग। तो आप लोगों को ये बताया ही था मैंने, एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग क्या है, सारे के सारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, क्योंकि इसमें हम नेचुरल रिसोर्स का यूज करते हैं। एग्रीकल्चर में हम लैंड यूज कर रहे हैं, वाटर, एयर, ये सब कुछ यूज करते हैं। फिशिंग के लिए मेन क्या यूज करते हैं, फिश यूज करते हैं। तो फिश क्या मेरे कारखाने में बनती है, फिश मेरे घर में बनती है? नहीं, फिश कहाँ बनती है, फिश खुद पैदा होती है, नेचुरल रिसोर्स है। माइनिंग जो है, माइनिंग क्या कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स को डिप्लीट कर रहे हैं भाई। जो माइंस हैं, जिनको माइन मतलब जो रॉक हैं उनको ही तो माइन करते हैं, तो रॉक जो है वो नेचुरल है, ठीक है। लेकिन स्पाइनिंग के लिए हम क्या करते हैं, स्पाइनिंग के लिए हम यूज करते हैं थ्रेड का, और थ्रेड कैसे बनता है, कॉटन से बनता है। तो कॉटन से थ्रेड बनाना जो है काम, वो स्पाइनिंग आता है, ठीक है। और कॉटन को उगाना, ये काम क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। चलो भाई, हो गया यहां तक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। चलो भाई, तैयार सारे के सारे बालक है भाई मेरे प्यारे बाल को। चलो 40 कर लेते हैं हम, 40, क्वेश्चन नंबर 40। देखो ये तो मैंने तुम्हारे लिए इमेज भी लगाई थी, ये तो भूल ही गई बताना। ये हो गई एग्रीकल्चर, माइनिंग में नेचुरल रिसोर्स यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, फैक्ट्री में स्पाइनिंग हो रही है, और फिश के लिए हम नेचुरल रिसोर्स फिशेस यूज करते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा। शेड्यूल्ड ट्राइब आर ऑफन रेफर्ड टू एज स्कैवेंजर, दलित, आदिवासी, आउटकास्ट। बता दो, आसान सवाल है तो। ट्राइबल्स को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को और क्या कहा जाता है, स्कैवेंजर्स, दलित्स, आदिवासी, आउटकास्ट। जल्दी दो, सही जवाब देखती हूँ कौन देता है सबसे पहले। गेमर बॉयज, इन्होंने सबसे पहले सही जवाब दिया है, दैट इज आदिवासीज। भाई गेमर हैं लेकिन सवाल सही दिया है, मतलब गेम में भी ध्यान लगाते साथ में पढ़ाई में भी ध्यान लगाते हैं गेमर। चलो, स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, स्कैवेंजर्स
स्कैवेंजर्स वो लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर खाने पीने की तलाश में घूमते रहते हैं, है ना। नोमैड्स टाइप में आप स्कैवेंजर्स को ले सकते हो। दलित्स क्या होते हैं? दलित्स आपको पता है कि लोअर कास्ट जो हरिजन्स होते हैं उनको दलित्स कहते हैं। आदिवासीज की बात कर लूं तो आदिवासीज वो ट्राइब्स होती हैं जो कि जंगल में किसी एक पर्टिकुलर जगह पर रहती हैं, ठीक है। वो ज्यादातर छुप करके रहती हैं। आदिवासी का फोटो नहीं लगाया मैंने यार, है ना। तो ज्यादातर छुप करके जंगल में रहती हैं, जंगल के रिसोर्स को इस्तेमाल करती हैं, और वो बिल्कुल मतलब हमारी तरह नहीं है, हमसे बिल्कुल अलग है। और स्पेशली शेड्यूल्ड ट्राइब की बात कर लूं, पता है शेड्यूल्ड क्यों कहा गया है इनको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन क्यों किया गया है? इनके एरिया में जाना रेस्ट्रिक्टेड होता है। बहुत सारी ट्राइब्स तो ऐसी होती हैं जो इंसानों को मार के खा जाती हैं। नागालैंड में ऐसी बहुत सारी ट्राइब्स हैं जिनमें आप नहीं जा सकते, जो इंसानों को मार के उनको पका के खा जाती हैं। तो वो इसीलिए क्योंकि वो अभी भी उस प्रिमिटिव जगह पर जी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस हेरिटेज को जो कि तब से चला रहा है हम खराब नहीं करना चाहते। अगर हम आ जाएंगे तो वो भी हमारी तरह बन जाएंगे। तो जो हमने अपना लिया है, अपने कल्चर को छोड़ दिया, तो उनका जो ट्रेडिशन है, उनका कल्चर है, इंडिया की डाइवर्सिटी मेंटेन रहे, इसीलिए हम उनको जो है प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये हो गए आदिवासी। आउटकास्ट वो होते हैं जिनको कास्ट से बाहर निकाल दिया जाते हैं, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर सबको? अब लास्ट के जो 10 क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो सारे के सारे रेडी हो जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। और हाँ, एक चीज और कह दूं तुमसे, प्लीज 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 वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में बता देना तुम्हें एक्सप्लेनेशंस कैसी लगी, वीडियो तुम्हारे लिए बोरिंग तो नहीं थी। और साथ में और भी बहुत सारी बातें, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मेरी तुमसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, बिकॉज जो हमारा चैनल है हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, और वी आर रियली होपिंग टू ग्रो, ताकि हम और ज़्यादा लोगों तक फैल सकें और ज़्यादा आप लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकें, ताकि हम भी ग्रो कर सकें, साथ में हम बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा सकें, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं, ठीक है। दैट इज मोलासेस आर यूज्ड टू मेक व्हाट? रम, रबर, इथेनॉल एंड ऑल ऑफ द अबव। जल्दी बताओ। जवाब तो इतनी जल्दी देने लगते हैं ना, एकदम सवाल खत्म नहीं होता, जवाब आ जाते हैं बच्चों के। जवाब आया सबसे पहले वेदांश का, दैट इज राम। भाई सॉरी गाइस, रम इसका सही जवाब है, ठीक है। अब देखो तुम्हें बताती हूँ मोलासेस क्या होता है। मोलासेस होता है, तुमने मतलब ऐसा सा सिरप होता है, ठीक है। कह सकते हो किसी भी चीनी का सिरप या फिर कोई फ्रूट सिरप, मतलब उसको सड़ा करके बहुत टाइम तक बनाया जाता है। तो रम जो है वो मोलासेस से बनाई जाती है, ठीक। तो इसका आंसर जो है वो है रम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल ले। मैं तो रम नहीं पीती हूँ, कौन कौन सी रम मार्केट में अवेलेबल होती हैं ये बताओ। रम की कुछ वैरायटीज। रम को देखो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, जैसे किसी किसी को कफ नहीं हो जाता है तो कफ कहते हैं कि कफ नॉर्मली बहुत सारे छोटे बच्चों को ऐसे कहते थे कि इसको थोड़ी दारू पिला दो ऐसे करके तो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो उसकी वजह से नहीं होता। वो होता है, उसका रीजन होता है, वो इसकी वजह से होता है क्योंकि रम पिलाई जाती है। रम जो है वो रेमेडी होती है कफ की, ठीक है। चलो 42 देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइमन कमीशन वॉज बायकटेड बिकॉज, भाई साइमन कमीशन को बायकट क्यों किया गया था? फर्स्ट, देयर वॉज नो ब्रिटिश मेंबर इन द कमीशन, क्योंकि कमीशन में कोई ब्रिटिश मेंबर नहीं था। इट डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर हिंदू एंड मुस्लिम्स, हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग इलेक्टोरेट्स की डिमांड की गई थी। थर्ड, देयर वॉज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन, इंडियन मेंबर नहीं था कोई भी कमीशन में। और लास्ट, इट फेवर्ड मुस्लिम्स ओवर हिंदूज, उसने मुस्लिम्स का फेवर किया, हिंदूज का नहीं किया। तो अब मेरे को बताओ इसका सही जवाब क्या है। सबसे पहले जवाब तो बहुतों का सही है, पर सबसे पहले सही जवाब किसने दिया है ये देखना बाकी है। भाई वेदांश क्या बात है, हैट्रिक मारोगे क्या? इस बार भी सबसे पहले जवाब दिया है वेदांश ने, ठीक है, दैट इज सी। और मुझे देखकर खुशी हुई कि ज्यादातर मोस्ट प्रोबेबली बच्चे जो चैट में रिप्लाई कर रहे हैं सबने सही दिया है जवाब। मेरे को देखियो सबके सही जवाब आ रहे हैं, ठीक है। तो देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन, इसीलिए साइमन कमीशन को बायकट किया गया था।
ठीक है, तो गो साइमन गो बैक। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ स्पिंडल्स इन द वर्ल्ड? कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा स्पिंडल्स हैं? जापान, फिलीपींस, चाइना, इंडिया। स्पिंडल कैपेसिटी किसकी सबसे ज्यादा है? हिंट देती हूं एक तुम्हें इसका, बताओ क्या। ऐसा देश जो कि सबसे बड़ा है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इसीलिए वहां पर सबसे ज्यादा स्पिंडल की कैपेसिटी भी है, और सबसे ज्यादा लार्जर प्रोडक्शन वही देश करता है हर चीज का, चाहे वो मतलब मेजॉरिटी में जो प्रोडक्शन है वो वहीं से ज्यादा होता है, चाहे वो फोन हो, चाहे सीरियल्स हो, बहुत सारी चीजों का लार्जेस्ट प्रोडक्शन करता है। जवाब ही दे दिया मैंने, ऑलमोस्ट सबको पता ही चल गया होगा किसे कह रही हूं मैं। सबसे पहले देख लेती हूँ किसका सही जवाब आया है। सबसे पहले सही जवाब आया है अरबाज आलम। ठीक है भाई, तो इसका रिप्लाई जो है वो है, हमारा आंसर है इसका चाइना। चाइनीदी चौक टू चाइना। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। हमारे सिर्फ 7 क्वेश्चन रह गए हैं और तो हो गया है सबको। ठीक है, चाइना 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 चाइना, भाई सबको जवाब आता है। हिंट ने तो वैसे मेरे सब कुछ काम ही कर दिया था, है ना, मैंने पूरा ही बता दिया था हिंट के थ्रू आपको। चलो, इतने इंटेलिजेंट तो आप सब लोग हो, मुझे पता है भाई, बहुत चेंज हो गया जनरेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्केटिंग स्टील फॉर द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स? मतलब कि पीएसयू जो है ना हमारी, उसमें से स्टील की मार्केटिंग कौन करता है? टिस्को, इसको, भेल, सेल। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्या होती हैं पता है आपको? ये जो सारी है ना, ये सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर ही आती है। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये सब कुछ। तो ये ऐसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जो कि गवर्नमेंट के अंडर काम करती हैं, और ये पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए बनी होती हैं। ठीक है, अभी उस चीज को थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगी, नहीं तो जवाब पता चल जाएगा तुम्हें। टिस्को रिप्रेजेंट टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन, इसको इज इंडियन आयरन स्टील कॉर्पोरेशन, भेल इज भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सेल इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। चलो जवाब दे दो जल्दी से इसका, आसान सा सवाल है वैसे तो। ठीक है, डी इसका आंसर है भाई। सबसे पहले सही जवाब दिया है सत्य प्रकाश ने। रवि राजन, मैम मेरा नाम भी ले लो ना। रवि आप थोड़ा जल्दी रिप्लाई करो, जरूर नाम लूंगी मैं, जो पहले रिप्लाई करता है वो मैं उनका नाम ले लेती हूँ। सेल है ना, तो सेल जो है वो इसका आंसर है, दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके नाम की फुल फॉर्म में ही छुपा हुआ है का आंसर। तो स्टील की मार्केटिंग के लिए काम कौन करता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। What does सत्याग्रह mean? Choose one from the following option. Option A, satyagraha means use of physical force to inflict pain while fighting. Second, satyagraha does not inflict pain. It is a non-violent method for fighting against oppression. Satyagraha means passive resistance and is a weapon of weak. And D, satyagraha was a racist method of mass agitation. आसान सा सवाल है, दे दोगे जवाब, ध्यान से दोगे तो। थोड़ा साइड हट जाती हूँ क्योंकि इसके ऑप्शंस थोड़े से लेंदी हैं, तो आपको शायद देखने में दिक्कत हो। हाँ भाई, जवाब सबसे पहला है गौरव भसीन का। जवाब ज्यादातर सारे बच्चे इसका सही दे रहे हैं, क्योंकि दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। कि सत्याग्रह क्या था भाई? सत्याग्रह था कि हम नॉन वायलेंस, अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे, हिंसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और हम जो मतलब ऑपरेशन हमारे खिलाफ हो रहा है, हमारे ऊपर जो हमें दबाया जा रहा है, उसका हम बिल्कुल विद्रोह करेंगे, लेकिन अहिंसा के तरीके से करेंगे, है ना। यही तो सत्याग्रह था। सत्याग्रह को भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे शुरू हुआ था। सत्याग्रह को गांधी जी ने शुरू किया था जब वो साउथ अफ्रीका में पढ़ाई कर रहे थे, तो उनको चलती हुई ट्रेन से निकाल दिया गया था। किस लिए? सिर्फ जबकि उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया था, फिर भी क्योंकि उनका रंग काला था और उनके साथ में जो चलने वाले तो एक अंग्रेज थे, एकदम वाइट स्किन थे, तो वहां पर वो रेसिज्म तो फैलाते ही हैं, तो उन्होंने रेसिज्म फैलाया और उनको टिकट होने के बाद भी बाहर निकाल दिया गया ट्रेन से। इसीलिए उन्होंने जिम्मा उठाया कि मैं ये जो रेसिस्ट की दिक्कत है इसको सॉल्व करूंगा, और इसी के चलते उन्होंने एक सत्याग्रह वर्ड को इजाद किया, जिसमें उनको समझ में आया कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, लेकिन अहिंसा के तरीके से जो है मैं
सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करूंगा। तो इसी को सत्याग्रह कहा उन्होंने, और जो उन्होंने इंडिया में भी आकर के इस्तेमाल किया। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। ठीक, हाँ भाई 5 क्वेश्चन रह गए हैं, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग इरिटेट भी हो रहे हैं, मैम बार बार बोल रही हूँ, लेकिन भाई हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि आप लोग हमें सपोर्ट करो, इसलिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 46। द प्लेस ऑफ राजस्थान वेयर इंडिया कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट इज। इंडिया फर्स्ट कंडक्टेड आएगा यहाँ पे। इंडिया फर्स्ट कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट इज कलिकट, पोखरन, कवारती, कराईकल। जवाब दे दो जल्दी से भाई, देखती हूँ कौन देता है सबसे पहले जवाब। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम निकिता चौहान, माय नेम इज निकिता चौहान। ठीक है, चलो सबसे पहले हमें जवाब दिया है सही, जो कि मैं देख पा रही हूँ, दैट इज आदित्य पांडे। भाई गुड, आदित्य पांडे नहीं, सॉरी असल में आई गॉट कंफ्यूज इन समवेयर। वेदांश ने दिया है सबसे पहले सही जवाब, दैट इज बी, पोखरन। ठीक है, उन्होंने ए लिखा हुआ था जवाब, लेकिन मुझे लगा ए पे लिखा हुआ है पोखरन। ठीक है, प्लेस ऑफ राजस्थान जहां पर इंडिया ने सबसे पहले अपना न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कराया था, दैट इज पोखरन। अब तुम ये सोचो कि पोखरन ही को क्यों चूज किया न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट कराने के लिए? इसलिए चूज किया क्योंकि पहली बात वहां पर आसपास कोई लिविंग एरिया नहीं है। राजस्थान में से बहुत सारे एरिया हैं जहां पर दूर दूर तक कोई नहीं रहता, क्योंकि ज्यादा डेजर्ट वाला रीजन है ना। तो वहां पर जो उसके न्यूक्लियर इफेक्ट्स के जो रिपरकशंस हैं, जो बच्चों के ऊपर या आसपास की वेजिटेशन के ऊपर देखने के लिए मिल सकते हैं, वो नहीं मिलते, इसलिए पोखरन को चूज किया गया था। दूसरी चीज कि ये टेस्ट कब कराया गया, याद है किसी को या किसी को पता है? मैं बता देती हूँ तुम लोगों को कि ये टेस्ट भाई पूरी दुनिया में न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे थे, है ना, लड़ाई चल रही थी, लेकिन इंडिया को मना कर दिया गया। जो ये सेंट्रल पावर्स, इन्होंने अपने खुद के तो न्यूक्लियर टेस्ट कर करके न्यूक्लियर वेपन्स को रिस्टोर कर लिया, लेकिन इंडिया जब आज़ाद हुआ तो इंडिया को कहा गया कि नहीं, तुम न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करोगे, तुम नहीं रखोगे अपने पास जो है न्यूक्लियर वेपन। भाई हम क्यों ना रखें, कल को तुम हमारे ऊपर दो गोला दाग दोगे तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? तुमने तो जापान को भी उड़ा दिया था, फिर हमारा तो कुछ वजूद नहीं रह जाएगा, तुम्हारा कुछ भरोसा थोड़ी है। तो इंडिया ने क्या किया कि इसके लिए सबसे पहले जिम्मेदार थे एपीजे अब्दुल कलाम। तो उन्होंने ही पोखरन में जाकर के पूरे न्यूक्लियर टेस्ट को, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो कि हमारा सक्सेसफुल रहा था, इसको अंजाम दिया था। ठीक है, चलो भाई, मैं गले में दर्द हो गया बोल के। चलो 3 क्वेश्चन रह गए, 47 हम देख लेते हैं। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड इज गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, पंचायत समिति, फेडरेशन। जब स्टेट गवर्नमेंट से ताकत ले ली जाए और लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाए, तो इसको क्या कहते हैं? बताइए जल्दी से। यस, एंड गेमर बॉयज का जवाब है एंड वाजपेयी जी। यस, वाजपेयी नहीं, इट इज वाजपेयी। ठीक है, तो बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था उनको। ठीक है, देख लीजिए। तो सबसे पहले हमें इसका जवाब जो दिया है, दैट इज ए, आंसर इज ए, प्राची नेगी। गुड प्राची। तो डिसेंट्रलाइजेशन एज राइट आंसर। ठीक है, बिकॉज होता क्या, देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है सेंट्रलाइजेशन का खत्म होना, राइट। डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन नहीं होना। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जब सारी पावर सेंटर के हाथ में है। तो अगर सेंटर के हाथ में पावर नहीं रही तो डिसेंट्रलाइजेशन, तो यहां पर नहीं रही ना, स्टेट के पास पावर नहीं है और लोकल को दी गई है, राइट। चलो ये भी पता चल गया, अगर सेंट्रलाइजेशन आया पेपर में तो कर लोगे। चलो कर लेंगे सारे के सारे, पता है मुझे तो भाई, बहुत इंटेलिजेंट है, सारे के सारे सही जवाब देते हैं, कोई एक आधा गलत देता है बस। चलो 47 हो गया है, 48 पे चल लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ SED, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिंपल इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
साउंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नन ऑफ दीज। इसका जवाब तो भाई बहुत ही इजी है भाई, ठीक है। देख लेते हैं कौन सबसे पहले जवाब दे देता है इसका। ए इज द राइट आंसर, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत ही आसान सा सवाल है ये, होप्स कि आंसर आप लोगों ने सही दिया होगा। पता है बहुत बारी मेरे को इस वाले में देखो, मैं ढूंढ ही नहीं पा रही हूँ कि किसने सबसे पहले जवाब दिया है। चलो सभी ने सही दिया है क्योंकि सबका ए ही दिख रहा है मेरे को, ठीक है। तो भाई आप सबके लिए क्लैपिंग कर लेते हैं हम, जितने भी हमारे साथ लाइव चैट में है ना, तो सबके लिए क्लैपिंग, क्योंकि सभी ने सही जवाब दिया है। चलो 42 क्वेश्चन रह गए हैं, 2 क्वेश्चन ध्यान से कर लेते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन करने के बाद आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो, लगा दूं। चलो, व्हाट डिड इंडेंचर्ड लेबर मीन? चीप लेबर, फ्री लेबर, बॉन्डेड लेबर, नन ऑफ दीज। देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है इसका। चीप लेबर का क्या मतलब है भाई? चीप लेबर, चीप लेबर, ये कौन है? रचित शर्मा। रचित शर्मा ने सबसे पहले हमें इसका सही जवाब दिया है, दैट इज बॉन्डेड लेबर। भाई इंडेंचर्ड लेबर पता है क्या होती थी? इंडेंचर्ड लेबर होती थी कि इन लोगों को ना बोट में, नाव में भर भर के इतने सारे लोगों को इंडिया से भी और दूसरी कंट्री से भी जहां पर ब्रिटिश ने अपना राज किया हुआ था, तो वहां से ये क्या करते थे, बॉन्डेड लेबर्स को भगा भगा के भराते थे, शिप में भरवाते थे और फिर इनको ले जाते थे और दूसरे देश में ले जा करके इनसे काम कराते थे, इनके बीवी बच्चों से दूर, ठीक है। वही इंडेंचर्ड लेबर होती थी और उसको ही हम एक तरीके से बॉन्डेड लेबर भी कहते थे, ठीक है। तो ये सबको पता ही होगा ऑलमोस्ट, लेकिन एक चीज मैं तुम्हें बताती हूँ जो तुम्हें नहीं पता होगी, शायद शायद कुछ लोगों को पता भी हो, कि क्या था ना, पहले इंडिया में, हमारे इंडिया में ऐसा था कि ज्यादातर लोग ना, जो समुद्री यात्रा होती है उसको अपशकुन मानते थे। मतलब जो पुराने लोग थे, जिस टाइम यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे, उनका कहना था कि ये अपवित्र कर देगी हमें, ठीक है। लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने उनकी मान्यताओं का, कुछ लोगों ने सुसाइड तक कर ली थी इस चीज़ के लिए कि हम अपने कल्चर को, क्योंकि लोग अपने कल्चर, अपने रिलीजन, अपनी संस्कृति को लेकर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो फिर भी अंग्रेजों ने ज़बरदस्ती हमारे ऊपर ये चीज़ थोपी, बिल्कुल भी दया नहीं आती थी, एकदम राक्षस प्रवृत्ति के थे ये लोग, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन रह गया भाई। लोफी जो है 50 क्वेश्चन मैंने पूछा भी नहीं है, लेकिन 50 क्वेश्चन का पहले ही जवाब दे रहे हैं। ये काउंट नहीं करती हूँ मैं जो पहले से जवाब दोगे आप लोग, ठीक है। चलिए, सत्य प्रकाश, सॉरी अगर मैंने नहीं देखा हो तो, और मैं बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सारे रिप्लाईज है तो मैं देख भी नहीं पाऊंगी, लेकिन मैंने देखा था रजत का ऊपर था तो मैंने उसी का नाम लिया, ठीक है। ये कंट्रोवर्सीज बंद करो अब, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, तो सारे के सारे रेडी हो भाई, ठीक। चलो लास्ट क्वेश्चन ये रहा, पावर स्ट्रगल डिमांडिंग सेपरेट एलम बाय वाज लॉन्च्ड बाय सिन्हलीज, बुद्धिस्ट, तमिलियंस, नन ऑफ दीज। इलम पता क्या है यहाँ पे? ईलम, ईलम श्रीलंका का ही दूसरा नाम है, मतलब श्रीलंका को नाम दिया गया ईलम। उन्होंने कहा कि हम अपनी एक अलग ईलम बनाएंगे, मतलब एक अलग पार्ट बनाएंगे, श्रीलंका को हम हिस्सों में बांट देंगे और अपना एक अलग एरिया बनाएंगे जिसे हम नाम देंगे ईलम। तो बताओ कि ये किसने लॉन्च किया? ईलम बनाने का जो आइडिया था ये किसका था? सिन्हलीज का, बुद्धिस्ट का, तमिलियंस का, या फिर नन ऑफ दीज? शबाना मैम 50 का आंसर सी, सी, वाह भाई वाह, सबने सही जवाब दिया, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। अब लास्ट क्वेश्चन है तो एक बारी मैं सबका सही नाम पढ़ देती हूँ जिन्होंने जिन्होंने इसका सही जवाब दिया है, ठीक है। श्रुत,
अनन्या, प्रिंस शरत, भव्या, वंदना, विनती, सत्यप्रकाश, ज्योति, सान्या। हमारे साथ इतने सारे बच्चे थे आज, है ना। लवीश, रचित, नीरज, प्राची। 10-10 बार तो आप लोगों ने रिप्लाई किया है, सेम ही बंदे ने 10-10 बार। सानिया, प्रिंस, सरोत। चलो अब मैं और नहीं पढ़ पा रही हूँ, ठीक है। जसपाल, आदित्य, मोहित सिंह, शॉर्ट, मीना, अपूर्व, स्वस्ति, माधव, सुरेश, आदित्य। तो भाई सुशांत, बहुत सारे आ गए हैं। अपूर्व, अब मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ यार और, ठीक है। चलो अभिषेक, आदित्य, तो सबने बहुत अच्छे से आज रिप्लाई किए। और मैं देख रही थी कि ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने बहुत सही रिप्लाई किए थे। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आप लोग के एग्जाम्स के लिए। बहुत अच्छे से तैयारी करना आप लोग। PYQs आपको मैं करा रही हूँ साथ में। देखो हम सीरीज चला रहे हैं पूरी, जिसमें हम आपको टॉप 100 क्वेश्चंस कराएंगे, जिसमें हम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इंक्लूड कर रहे हैं, स्पेशली उन क्वेश्चंस को जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मुझे लगता है कि इस बार पेपर में आने के चांसेस हैं। तो आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, हर तरह के मिक्स्ड क्वेश्चंस, और जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और तुम्हारी एक तरीके से रिविजन हो जाए, और साथ में MCQs जो हैं और केस बेस्ड क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चंस आपको हम कराएंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आपको प्रॉपर टाइम पे नोटिफिकेशन आती रहे और आप कोई भी तरह का लेक्चर या क्लास मिस ना करो, ठीक है गाइज। तो प्लीज़ 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 सपोर्ट कर देना, ठीक है। और हाँ एक बात और, मंडे में ये वाली वीडियो का जो सेकंड पार्ट है, जिसमें 50 रेस्ट क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी, तो मंडे में आप लोग प्लीज़ अवेलेबल रहना, ठीक। तो चलिए टाटा बाय बाय, सी यू। बता दिया मैंने नेक्स्ट क्लास कब है, मैम नेक्स्ट क्लास कब है, ठीक है। थैंक यू टू, ठीक है, थैंक यू टू, एंड कीप सपोर्टिंग गाइज, बाय बाय।